आज हम 3 डिजीजेस के बारे में करेंगे। एक तो रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में, दूसरा स्टमक की डिजीजेस के बारे में और तीसरा स्किन की डिजीजेस के बारे में। ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे। एक बार डिजीजेस हम लोग रैप अप कर लेंगे तो फिर दशाओं पे आ जाएंगे। इन दशाओं के अंतर्गत वैसे तो जो एग्जाम्पल कुंडलीज में लेके आया हूँ, तो हाँ जी, सबसे पहले है रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज में एक तो सबसे काफी बड़ी डिजीज है, वो है ट्यूबरकुलोसिस। जो लंग्स का टीबी होता है वो है। उसके बाद एक डिजीज है इसमें जो कि नियरली कॉन्जेनाइटल मानी जाती है। कॉन्जेनाइटल का मतलब बाई बर्थ होती है। वो आस्थमा है या अस्थमा है। वो भी एक बड़ी डिजीज मानी जाती है। और वो इमोशंस से या एलर्जन से, किसी भी वजह से, अगर हमारे ट्रैकिया के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो संकुचित हो जाए और वो ब्रीद ना कर पाए, यानी कि एयर का पैसेज रुक जाए लंग्स के अंदर, तो उसे अस्थमा कहते हैं। उसके अटैक होते हैं। ये नॉर्मली कॉन्जेनिटल होती है क्योंकि बाय बर्थ ये बच्चों के अंदर पाई जाती है। वैसे बाद में भी दशाओं के अंतर्गत भी होती है। इसके अलावा चेस्ट की, लंग्स की जो दूसरी बीमारियां हैं, इसमें एक बड़ी बीमारी है प्लूरसी। प्लूरसी जो बीमारी है, ये जो लाइनिंग्स होती हैं, इनर लाइनिंग्स होती है हमारे लंग्स के अंदर, वो इनर लाइनिंग्स होती हैं जो लंग्स के जो चैम्बर्स होते हैं, जो ऑक्सीजन को रोकते हैं, उनके ऊपर एक पतली डबल कोटेड लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग के कभी इन्फ्लेमेट हो जाने से और उसके अंदर वाटर का रिटेंशन हो जाने से, इसमें हम कहते हैं लंग्स में पानी भर गया, इसे कहते हैं प्लूरसी। ये काफी कई बार फेटल दिखाई पड़ती है। तो हमें सबसे पहले इसमें समझना होगा कि इसके अंदर कौन से प्लैनेट्स और कौन सी राशियां और कौन से ग्रह और भाव इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो पहले तो आप जानते हैं कि जो चेस्ट हमारा आता है वो 4th हाउस से आता है, और वहां पे जो राशि पड़ती है कालपुरुष की, वो कर्क राशि है। इसका मतलब है कि कर्क राशि का पीड़ित होना किसी भी तरह की चेस्ट की प्रॉब्लम में होना चाहिए। जो कारक है 4th हाउस का, वो 4th हाउस का कारक बुध माने जाते हैं। चंद्रमा और बुध, चंद्रमा मार्ग के कारक हैं और बुध उसमें लंग्स के कारक हैं। तो जो लंग्स का जो पूरा सिस्टम है, उसे मरकरी गवर्न करते हैं। तो पहले तो हम लॉजिकली पहले समझ लें कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में समझ लें कि कौन सी होंगी। अब इसमें क्या होता है कि जो कालपुरुष की जो जलीय राशियां हैं, वो 3 राशियां हैं, 4, 8, 12, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और पाइसेस राशि, मीन राशि। ये जलीय राशियां हैं। और इन इन राशियों में कोई एफ्लिक्शन होगा तब चेस्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा इन राशियों के 12th में पड़ने वाली जो राशियां हैं, वो रेस्पिरेशन को अवरुद्ध करती हैं। तो 4, 8, 12 के 12वें भाव में कौन सी राशियां पड़ती हैं? वायु तत्व की राशियां। वायु तत्व की राशियां हैं जेमिनी, जो कि कर्क के 12वें में है। इसके अलावा लिब्रा, जो कि वृश्चिक के 12वें में है। और इसके बाद एक्वेरियस, जो कि पाइसेस के 12वें में। तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो राशियां जो अवरुद्ध होती हैं, वो राशियां 3, 7, 11 नंबर की राशियां, वायु तत्व की राशियां, उनमें भी एफ्लिक्शन होने से चेस्ट की बीमारी होती है या लंग्स की बीमारी होती है। लेकिन प्राइमरली आप देखेंगे 4, 8, 12 जो राशियां हैं, जो जो हमारे कालपुरुष की जल तत्व की राशियां हैं, और चेस्ट को एक तो चेस्ट को बताती है, एक हमारे अष्टम भाव की क्रॉनिसिटी को बताती है, एक शरीर के 12th हाउस जो शरीर का इक्विलिब्रियम बनाता है उसको बताती है। तो इनमें ज्यादा एफ्लिक्शन होने से सर्टेन आप कह सकते हैं कि हाँ, ये बीमारी होगी। तो जो आस्मा के जो अस्थमा के जो कॉम्बिनेशन हैं, उनके अंदर कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है
और मीन राशि, इनका पीड़ित होना जरूरी है। इसी प्रकार से इनको अवरुद्ध करने वाली 3 7 11 यानी कि जेमिनाई, लिब्रा और कुंभ राशि का पीड़ित होना, ये अगर होगा तब अस्थमा होता है। वैसे भी थर्ड भाव जो होता है वो ट्रैकिया का भाव होता है, लैरिंग्स तक जो है सेकंड हाउस तक आता है। लैरिंग्स से नीचे का जो पोर्शन है जो कि लंग्स को जोड़ता है ब्रीदिंग पैसेज से, उसे ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया हमारे थर्ड हाउस में आता है, कालपुरुष के यानी जेमिनाई में आता है। इनमें अगर कोई खराबी होगी तो अस्थमा होने के चांसेस हैं। अब जो ब्रोंकाइटिस है वो इससे कम की बीमारी है, लेकिन ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, कांस्टेंट जो है ड्राई कफ होता है और हर समय आदमी को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज फंस रही है। तो ब्रोंकाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। नॉर्मली ऐसे लोग जो सेंसिटिव होते हैं और एलर्जीज के सेंसिटिव होते हैं, एलर्जेंस के, उनको ब्रोंकाइटिस हो जाती है, या कभी मौसम के बदलने से या पॉल्यूशन के बढ़ने से ब्रोंकाइटिस होती है। ब्रोंकाइटिस में जो प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं बुध और मंगल। मंगल जो है कफिंग का प्लैनेट है, यानी कि वो ही हमें वो शक्ति देता है जिससे कि हम एलर्जेंस को ट्रैकिया से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। और वो मंगल चूंकि ब्लड का भी एक कारक है, तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए जो है वहां पे ऑक्सीजन जा रही है। तो उसमें अगर कोई भी एलर्जेंस आएगा जो इरिटेट करेगा ट्रैकिया को, तो कफिंग होना शुरू हो जाता है। और ये लैरिंग्स, ये स्पीच बॉक्स के ठीक नीचे से ही शुरू होता है। तो आपने सुना होगा लैरिंजोस्कोपी एक होता है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें लैरिंजेस में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन तो नहीं आ गया है। ब्रोंकाइटिस होने पे डॉक्टर्स लैरिंजियोस्कोपी करते हैं। उसमें जो प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं वो हैं बुध और मंगल, और फोर्थ हाउस इन्वॉल्व है, और इसके अलावा कर्क राशि प्राइमरली इन्वॉल्व है। ये अगर बैडली एफेक्टेड होते हैं, इनके स्वामी अगर त्रिक भावों में बैठे होते हैं, या ये प्लैनेट खुद अगर त्रिक भाव में बैठे होते हैं, अथवा कालपुरुष की वर्गो जो राशि है और उसका स्वामी बुध, उसका साथ में कोई युति का संबंध बनता है, तो फिर ब्रोंकाइटिस होती है। इसके अंतर्गत क्योंकि जो बुध है हमारा, वो चूंकि लंग्स का सिग्निफिकेटर प्लैनेट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, उसका थर्ड हाउस का, थर्ड के लॉर्ड का, बुध का, राहु का, चंद्रमा का। अब देखिए राहु के साथ में क्या है, राहु राहु ही पैथोजेंस को बताता है। जैसे आप देखते हैं कि कोविड के समय पे लोगों को कफिंग काफी हुई थी, तो वो कोविड में लंग्स में इंफेक्शन हुआ था। तो राहु ही ऐसे पैथोजेंस का कारक माना जाता है जो कि कंटेजियस होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो इसलिए राहु का, चंद्रमा का, बुध का पीड़ित होना राहु के द्वारा, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और थर्ड हाउस के पीड़ित होने से। और इसे जो है, ये अगर बचपन से अगर बताओ गोचर में दशा भी ऐसी पड़ जाए बचपन में बच्चे को, तो फिर वो बचपन से ही ये शुरू हो जाती है। तो इसमें ब्रोंकाइटिस का जो एक एडवांस रूप है वो है अस्थमा, दमा की शिकायत होना। क्योंकि उसके अंदर जो है, जो हमारा पैसेज होता है रेस्पिरेटरी का, वो पैसेज इंफ्लेमेट होके वो बहुत संकुचित हो जाता है, तो बच्चे को फिर सांस नहीं आ पाती। तो उसे गर्म कॉफी पिलानी पड़ती है, या ब्यूटानॉल या नेबुलाइजर्स लगाने पड़ते हैं, या फिर उसको इनहेलर्स वगैरह देने पड़ते हैं एस्पिरिन के। तो ये प्रॉब्लम जो है थर्ड हाउस की भी प्रॉब्लम है, और बुध की, चंद्र की, राहु की प्रॉब्लम है, थर्ड के लॉर्ड की प्रॉब्लम है। और कालपुरुष में मैंने आपको बता दिया कि इन राशियों को देखिए, अस्थमा चूंकि एक बड़ी बीमारी है और इसका, ये चूंकि लाइफ लॉन्ग की बीमारी होती है, ये अरेस्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो योगा के द्वारा ये काफी लोगों ने क्लोज टू अबाउट 90% वो ठीक कर लेते हैं। लेकिन फिर मैंने देखा मेरे कुछ क्लाइंट है जो योगा से ठीक हो गए थे, लेकिन बैंगलोर में गए तो वहां पे पैथोजेंस ज्यादा हैं, तो वहां पे एलर्जेंस ज्यादा हैं, तो बैंगलोर में जाके उनको दोबारा ये बीमारी आ गई। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में, या दिल्ली में जैसे पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा रहता है, तो दिल्ली के अंदर ये प्रॉब्लम अस्थमा की बढ़ जाती है।
लेकिन योगा के द्वारा लोगों ने इसको 90% तक ठीक किया है। वैसे भी बुद्ध जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारक है, और योग में बुद्ध का एक बहुत बड़ा जिम्नास्टिक्स मरकरी से आता है। मरकरी का जब आप योग करते हैं जिसमें कि आप कोई भी लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें बुद्ध हर्षित होते हैं या बुद्ध बेटर होते हैं। अब अभी तक डिजीजेस के सभी चैप्टर्स में आपने एक बात गौर की है कि ईश्वर नहीं चाहता किसी भी व्यक्ति को बीमार होना। तो हमारे 3 लगन हैं, जब तक कि वो तीनों के तीनों लगन में कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई एफ्लिक्शन नहीं होगा या कोई खराबी नहीं होगी, तब तक व्यक्ति को कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं होगी। छोटी-मोटी बीमारी किसी ने आज जो है गरिष्ठ खाना खा लिया, तो उसका पेट खराब हो गया, ये सब बातें जो हैं, या उसने आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम आइसक्रीम खाने के बाद उसको आज थोड़ी देर तक कफिंग हो गई, तो ये क्रॉनिसिटी नहीं है। जब क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं तो उसमें तीनों ही लग्नों का पीड़ित होना जरूरी है। तो आपको कुंडली के अंदर में सूर्य, चंद्र, कर्क राशि और लियो राशि को भी देखना होता है। तो इनसे आपको स्पेशली आपको कर्क राशि को देखना होता है कि लंग्स और रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर्क राशि से आती हैं, जैसे टीबी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, प्लूरसी है। तो इसलिए आपको सूर्य, चंद्र, लगन, लग्नेश का पीड़ित होना, इनके डिस्पोजिटर्स का पीड़ित होना, और इसके अलावा कर्क राशि का पीड़ित होना आपको प्राइमरली देखना होगा। अब आता है प्लूरसी जो होती है वो कब होती है। प्लूरसी का एक कॉम्बिनेशन ये है, चंद्रमा अगर वॉटरी साइन में हो, यानी कि चंद्रमा 4, 8, 12 में हो, और शुक्र भी 4, 8, 12 राशियों के अंदर हो, यानी वॉटरी साइंस के अंदर अगर चंद्रमा और शुक्र दोनों होते हैं, क्योंकि जो स्लेस्मिक जो झिल्ली है, जो अंदर से जो झिल्ली आती है, वो वीनस के अधीन आती है। जितनी भी हमारे वहां पे, चाहे वो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, कोई भी इस तरह की मेम्ब्रेन है जो कि सेक्स की तरह, या ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन है, या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, जो भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो वीनस उसको गवर्न करता है, और उसके अंदर मॉइस्चर रहता है। तो मून और वीनस का वॉटरी साइन के अंदर एफ्लिक्टेड होना, अब देखिए वॉटरी साइन में होना, तो वो वॉटरी साइन के अंदर एफ्लिक्शन कब होगा, जब वो पापी ग्रहों के साथ बैठा होगा, चाहे 12 के लॉर्ड्स के साथ बैठा होगा, या पापी ग्रहों के द्वारा उसको दृष्टि होगी, तब इस हालत में उसको प्लूरसी होगी। सूर्य, चंद्रमा अगर वॉटरी साइन में है सेकंड, और चौथे का जो लॉर्ड है वो नीच का हो या वो कंबस्ट हो, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही वॉटरी साइंस के अंदर हो, और जो फोर्थ का जो लॉर्ड है वो कंबस्ट हो, रेट्रोग्रेड हो, या डेबिलिटेटेड हो। मतलब फोर्थ का लॉर्ड जो है या तो डेबिलिटेटेड हो यानी नीच का हो, कंबस्ट हो यानी सूर्य के साथ बैठ के वो कम डिग्री का हो और जल चुका हो, यानी कि उसका 3 से 4 डिग्री का सिर्फ फर्क हो। डीप कंबशन को इसमें हम लेते हैं 6 डिग्री तक, बाकी वैसे कंबस्ट होने को हम नहीं लेते इस रोगों के लिए। तो वो उसका कंबस्ट होना, या डेबिलिटेटेड होना, या रेट्रोगेट होना। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, रेट्रोगेट प्लैनेट्स मटेरियल लाइफ में आदमी को बहुत हेल्प करते हैं, ऊपर उठाते हैं, लेकिन रेट्रोगेट प्लैनेट्स जीव की रक्षा नहीं करते, हेल्थ की रक्षा नहीं करते। इसी प्रकार से इसका एक वो है, एक नियम ये है कि अगर चंद्रमा और शुक्र दोनों साथ में छठे भाव के अंदर बैठ जाएं, या चौथे भाव में बैठ जाएं, छठे छठे के लॉर्ड के साथ, या तो चंद्रमा और शुक्र जो है छठे भाव में बैठे हों, अथवा चौथे भाव में बैठे हों लेकिन 6 के लॉर्ड के साथ। 6 का लॉर्ड कौन है? रोगेश, या खरेश के साथ बैठे हों, या 64वें नवमांश के साथ, पति के साथ बैठे हों, तब इन स्थितियों के अंदर वो प्लूरसी देते हैं। क्योंकि प्लूरसी थोड़ा डेडली बीमारी है। प्लूरसी बीमारी ऐसी है जिसमें लंग्स में पानी आ जाता है, उसमें नॉन स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट लेकिन बड़ा लंबा चलता है, और उसके बाद ही व्यक्ति बच पाता है। मेरे पास एक कुंडली है जो कि एक बच्चे की कुंडली है जिसको कि चाइल्डहुड से अस्थमा रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो उसके पहले हम आस्थमा के हम एक बार नियमों को दोबारा समझ लेते हैं। लग्नेश जो है, इसमें जो
एडिशनल आपने देखना है, तीनों लग्नों को देखना है अस्थमा की स्थिति में, क्योंकि ये कंजेनाइटल होता है और बाय बर्थ ये अस्थमा की पोजीशन होती है। या कभी अगर बड़ा रेयर ये होता है, मतलब क्लोज टू अबाउट 80-85% ये बाय बर्थ होता है, और जो 15% है ये एडल्टहुड में किसी समय हो जाता है, वो भी थोड़ा जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। तो इसमें लग्नेश जितने भी हैं, तीनों लग्न हैं हमारे, लगन का स्वामी, सूर्य लग्न का स्वामी और चंद्र लग्न का स्वामी, इनका पीड़ित होना देखेंगे हम। इसके अलावा इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अस्थमा में जो दो लेयर्स होती हैं वो इन्फ्लेमेट कर जाती हैं, अंदर की जो टिश्यूज में जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो कवरिंग टिश्यूज होते हैं उसमें म्यूकस आता है या पानी भर जाता है, तो उसका मतलब है वीनस भी मेलेफिक इंटरवेंशन में होगा या फिर मेलेफिक भाव में होगा, त्रिक भाव के अंदर। सूर्य अगर त्रिक का अगर स्वामी है और वो शनि के द्वारा, सूर्य की जो राशि है वो या तो छठे भाव में पड़े, अष्टम भाव में पड़े या द्वादश भाव के अंदर पड़े, तो त्रिक भावों का लॉर्ड कहा जाएगा। सूर्य अगर त्रिक का स्वामी होकर शनि के द्वारा दृष्ट होगा, तब भी वो इस तरह की बीमारी को पैदा कर सकता है, क्योंकि शनि भी पॉल्यूटेंट्स का कारक है, ऑब्स्ट्रक्शन का कारक है, और ऑब्स्ट्रक्शन वो चाहे ब्रीथिंग का ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसका कारक माना जाता है। एक कॉम्बिनेशन अस्थमा में देखा जाता है नॉर्मली कि गुरु रेट्रोगेट हो, राहु केतु एक्सेस में हो, फोर्थ हाउस में हो, और शुक्र जो है त्रिक भाव में हो, तब भी अस्थमा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से सूर्य, गुरु और शनि अगर चौथे भाव में बैठे हों और राहु चौथे को देख रहा हो, या राहु जो है चौथे भाव में लग्नेश के साथ बैठा हो, या तो ये हो कि सूर्य गुरु और शनि बैठे हो चौथे में, या फिर लग्नेश जो है राहु के साथ बैठा हो चौथे में, इन स्थितियों के अंदर भी एफ्लिक्शन होने पर, उसमें और पापक प्रभाव होने पर अस्थमा की प्रॉब्लम आती है। पापी ग्रहों का चौथे हाउस में होना और लगन का राहु के साथ होना अष्टम भाव के अंदर, क्योंकि अस्थमा की जो प्रॉब्लम है अस्थमा की, वो क्रॉनिक प्रॉब्लम मानी जाती है। तो अष्टम भाव के अंदर अगर लगन का स्वामी किसी का राहु के साथ बैठा हो और जो चौथा भाव है उसमें पापी ग्रहों का प्रभाव हो, या तो पापी ग्रह बैठे हों या पापी ग्रह दृष्टि डाल रहे हों, इस स्थिति में अस्थमा होता है। अब मैं आपके सामने एक कुंडली रखता हूं, तो उसमें आप देखिएगा कि क्या इनमें से कोई कंडीशन जस्टिफाई होती है। ये सर कॉन्जेनाइटल चाइल्डहुड अस्थमा का केस है, मेष लगन की कुंडली है, और इसमें वर्गोत्तम कुंडली है, यानी मेष लगन है और मेष का ही नवमांश है। अब आप लोग बताइए। सर फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठे हैं केतु के साथ सर। रेट्रोगेट होके राहु केतु एक्सेस। राहु केतु एक्सेस में भी है। शनि जो बादीश होता है इस कुंडली का, और नेचुरल मेलेफिक होता है, फंक्शनल मेलेफिक भी होता है, क्योंकि वो 11th का लॉर्ड होकर बादकेश हो जाता है, उसके द्वारा दृष्टि पड़ती है। कर्क राशि इसका मतलब पीड़ित हो गई, क्योंकि कर्क राशि को शनि और राहु भी देख रहे हैं और रेट्रोगेट जुपिटर बैठे हैं, जो कि 9th एंड 12th के लॉर्ड हैं, और वो केतु के साथ बैठे हैं, इस वजह से पीड़ित हो गई। और बताइए। सर इसमें जो है हम्म। पहली चीज तो यहाँ पे जो लग्नेश है मंगल, हम्म। ये जो है राहु से इसकी नवी दृष्टि पड़ रही है राहु पे, राहु की। राहु राहु की तो पंचम राहु दृष्टि। सर, हाँ सर, ये सर राहु उल्टा चलेगा ना सर? ना, दृष्टियां हमेशा सीधी देखी जाती हैं। ठीक है सर, तो वो पांचवी हो गई, ठीक है। हम्म। राहु की जो है लग्नेश, पहली चीज तो जो लग्नेश है वो जो है क्या, जो मंगल है वो लग्न भाव का स्वामी, और वो साथ ही साथ वो एर्थ हाउस का भी स्वामी है। जो कि हम्म। मंगल है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वहां पर राहु की जो है पांचवी दृष्टि पड़ रही है। हम्म। दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि अस्थमैटिक के लिए, पेशेंट के लिए फोर्थ हाउस यानी कि कर्क राशि का पीड़ित होना जरूरी है। जो कि हम्म। यहाँ पर फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है, और जुपिटर रेट्रो होकर के बताया आपने। और हम्म। दूसरा जो शनि जो है, ये 10th हाउस में बैठा हुआ है, राहु का इसने जो है प्रभाव लेकर के डायरेक्ट फोर्थ हाउस को सेवेंथ, सातवीं दृष्टि से इसको पीड़ित किया है। और ये दूसरा बादीश भी चंद्रमा, है, और शनि बादीश हाँ भी है।
और शनि बाधेश भी है। दूसरा हमको एक जैसे फोर्थ हाउस को लिया, जैसा कभी आपने अर्लियर बताया, दूसरा हम्म, हमको वीनस और मून को भी देखना चाहिए। वीनस यहाँ देखिए उच्च का तो जरूर है, लेकिन वो 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कि शनि की तीसरी की दृष्टि के द्वारा पीड़ित है। और हम्म। मून मून जो है ये 6th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि राहु की 9वीं दृष्टि के द्वारा पीड़ित है। तो और यहाँ साथ पर में कर्क राशि साथ भी में पीड़ित। साथ में जो है मून फोर्थ का लॉर्ड है। और साथ में चंद्रमा का, जो कि इसका जो इसका फोर्थ हाउस का जो डिस्पोजिटर बना जाकर के मून, वो भी पीड़ित हो गया, जो कि चंद्रमा है 6th हाउस में है। तो इस तरह से कुछ ये फौरी फौरा देखा गया, जैसा कि आपने बताया। तो बिल्कुल। उस हिसाब से ऐसा लगता है इसको चेस्ट के इन्फेक्शन की संभावना बनती है। अस्थमा है बाय बर्थ। इसके अलावा आप बुध को भी देखेंगे। अब आप बुध को देखिए, बुध की क्या स्थिति है। सर एक तो बुध अस्त है हाँ, डीप कंबशन। और रोगेश मतलब अपने से वो षडाष्टक बना रहा है, अपने से छठा बैठ गया है जाके, तो वो अच्छा नहीं होता। देखिए वैसे तो ये रिकवरी का भाव है, 11th हाउस तो उतना खराब नहीं है, लेकिन अपने से मतलब छठे हाउस से छठे जाना स्पेशली छठे हाउस के लिए ये खराब नहीं माना जाता, क्योंकि 11th हाउस हमारे रिकवरी का भाव है। लेकिन यहाँ ठीक है। पे स्थिति दूसरी है। बुध की डिग्री है 19 डिग्री और सूर्य की डिग्री 18 डिग्री। तो ये ग्रह युद्ध की स्थिति है। इस ग्रह युद्ध में जिसकी डिग्री कम होती है वो जीतता है। तो यानी कि गृह युद्ध में ये बुध परास्त हो जाते हैं। मतलब एक तो डीपली कंबस्ट है, 1 डिग्री के फासले पे है, तो डीप कंबोशन में है बुध। और दूसरा गृह युद्ध में बुध पूरी तरह से परास्त है। और D3 चार्ट में सर जो इनके खरेश है हम्म, मार्स, वो भी अगेन पीड़ित हो गए राहु से 10th हाउस बिल्कुल में बैठ के और बिल्कुल सेकंड के साथ। बिल्कुल एक्सेलेंट। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसमें ना इस कुंडली में जो फोर्थ हाउस है ना वो पूरी तरीके से डैमेज है। D1 में, D9 में और D3 में, तीनों ही जगह। कैसे कैसे सर D1 में सर केतु के द्वारा डैमेज है। है? D3 में मंगल D1 नीच में के हो क्या? गए। शिवम आपकी आवाज नहीं आई। D1 में क्या बोला आपने? सर D1 में केतु के द्वारा डैमेज है, फोर्थ हाउस। हम्म ठीक है। D9 में मार्स डेबिलेटेड है। हम्म ठीक है। और D3 में द्वारा केतु के द्वारा डैमेज है। हम्म ये तीनों ही जगह फोर्थ हाउस डैमेज है। और सबसे ज्यादा मेन कारण यही बन रहा है, फोर्थ हाउस जो कि हमारे इसमें फेफड़ों का, D3 में आप हमारे ये दिल भी का कह है। सकते हैं, D3 में शिवम आप ये कह सकते हैं कि D3 में फोर्थ का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो भी पीड़ित है शनि और यस सर। राहु के साथ। यस सर। तो फोर्थ हाउस हाईली अफेक्टेड है, तो फिर सर फ्यूचर में ना इनको सर हार्ट रिलेटेड इशू भी रह सकते हैं सर। हार्ट के लिए ना सूर्य को भी को प्राइमरली देखा जाता है, जैसे मैंने हार्ट वाले में आपको बताया था। तो सूर्य चूंकि यहाँ पे विजित हुए हैं, सूर्य जो है, इसमें क्या हुआ है कि सूर्य न केवल ग्रह युद्ध में विजित हुए हैं, सूर्य अपनी ही राशि पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो अगर आप देखें सूर्य की दृष्टि जो है पंचम भाव पे है, तो ये कहा, ज्योतिष का एक नियम है, जब भी ग्रह अपनी एक राशि को देखता है तो वो दूसरी राशि भी उसकी मजबूत मानी जाती है, अगर दूसरी राशि है तो। अन्यथा ग्रह मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे सूर्य अपनी लियो राशि को देख रहा है, इसलिए सूर्य यहाँ पे बली माने जाएंगे। दूसरा जो लग्नेश है वो भी अपनी एक राशि को देख रहा है, तो लग्नेश भी बली हैं। तीसरा वर्गोत्तम लगन है। वर्गोत्तम लगन की वजह से ये चांसेस कम है हार्ट का तो इशू। सर पर सन तो वीक भी हो रहा है ना, D9 में भी 12th में है, शनि के साथ है। हाँ, वीक हो रहा है। और सबसे पहले आप बुध को पकड़िए। बुध यहाँ काफी वीक हो जाता है, क्योंकि नीच का होके वो नवमांश के अंदर वो त्रिक भाव में आ जाता है, 12th हाउस में। D1 में भी वैसे सर इनके जितने भी जलीय राशि है ना, 4, 8 और 12, वो कहीं ना कहीं पीड़ित दिख रहे हैं। फोर्थ तो दिख ही रहा है, 8th भी दिख रहा है केतु से एक्सपेक्टेड, और 12th भी है शनि से एक्सपेक्टेड। और केतु से भी एस्पेक्टेड। जी। केतु और शनि दोनों का एस्पेक्ट है, गुरु का भी एस्पेक्ट है 12th में। जी जी। और बोलिए। भी एक चीज और भी है, एक चीज और, बोलिए बोलिए मैडम, आप बोलिए। मैं ये कह रही थी कि सर तीनों हाउस में फोर्थ हाउस पीड़ित ही हो रहा है हर तरीके से। हाँ, इवन दृष्टि
में जाकर भी केतु से भी हो रहा है, फिर सबसे बाकी सारे प्लैनेट्स भी, मंगल, राहु, शनि की जो दृष्टि है सीधा, वो बिल्कुल लीथल है, राइट तो करेक्ट। फोर्थ हाउस तो पीड़ित हो ही गया। हाँ और इन कंटिन्यूएशन। बस ये है कि गुरु का एस्पेक्ट फोर्थ पे आ रहा है, गुरु का एस्पेक्ट जो है फोर्थ हाउस पे आ रहा है दृष्टिकांड के अंदर। और जो यहाँ पे जो चंद्रमा पे आ रहा है नवमांश में गुरु का एस्पेक्ट, और गुरु का एस्पेक्ट शुक्र पे आ रहा है यहाँ इसमें शनि पे शुक्र पे गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है, अष्टम पे भी आ यहाँ रहा पर है। जैसा आपने बोला कि इसको मरकरी को देखें, तो मरकरी को जब देखा हमने तो इसको, ये मरकरी दो तरीके से पीड़ित हो रहा है। एक तो मरकरी राहु के नक्षत्र में है, पहला। दूसरा जो मरकरी का जो डिस्पोजिटर सैटर्न है, ये भी राहु से जो है गवर्न हो गया जा करके। तो इस प्रकार से तो भाई इसको ये तो कहा जाएगा, जैसा कि आपने बता किया तो हम लोग चले गए मरकरी के ऊपर, तो इसमें मरकरी के बस दो ही एस्पेक्ट दिख रहे हैं हम लोगों को। और हाँ दूसरा नवमांश में मरकरी जो है क्या कहते हैं 12th हाउस में चला गया, और वहां पर जाकर के वो नीच का हो गया। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और बात देखिए कि जो सूर्य हैं वो भी राहु के नक्षत्र के हैं, जी चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र के हैं, लेकिन सूर्य राहु के नक्षत्र के हैं, और मंगल भी चंद्रमा के नक्षत्र के हैं। अब मंगल चूंकि लग्नेश है सूर्य वो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो गया, है, नक्षत्र परिवर्तन हो गया सूर्य राहु का। सूर्य राहु का नक्षत्र परिवर्तन है, बहुत बढ़िया। तो सूर्य और राहु का नक्षत्र परिवर्तन की वजह से ये स्थिति क्या बनी कि जो सूर्य और राहु के नक्षत्र परिवर्तन से युति की स्थिति बन गई, यानी कि सूर्य राहु के साथ में युति करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब मंगल जो है वो यही चंद्रमा के देखा, नक्षत्र का है, और चंद्रमा जो है वो रोग भाव में है, तो इसलिए लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम आ गई। मैं मतलब कह रहा था तीनों लगन जो है उसमें पीड़ित होते हुए दिख रहे हैं। तो हम्म, सूर्य नहीं दिख रहा था पीड़ित होते, वो जो ये नक्षत्र एक्सचेंज हुआ इसकी वजह से सन भी पीड़ित हो गया, सूर्य लगन भी। बिल्कुल। और नवमांश में देखिए भी पीड़ित हो सूर्य गई। यहाँ पर देखिए, सूर्य को हम लोग एक तरीके से, जैसे आपने बोला कि नहीं दिख रहा था, तो सूर्य यहाँ पाप कर्तरी में पड़ गया। आगे उसके वीनस बैठा है और पीछे उसके राहु और सैटर्न नहीं, बैठा है। इसमें तो पाप ये कर्तरी नहीं, नहीं नहीं, नहीं, अच्छा, इसमें पाप कर्तरी नहीं लगाएंगे। इसे नहीं लगाएंगे। ठीक है पाप सर, नहीं, हाँ कर्तरी की ठीक में है ठीक है। इसे अर्ध पाप कर्तरी आप कह सकते हैं, लेकिन साथ ही जी अर्ध शुभ कर्तरी भी हुआ। जी चंद्रमा भी सर केंद्रों में उसमें आ गया। कि मध्य में आ गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो वो भी एक 64वां नवमांश भी बना, कर्क राशि। हाँ, कर्क राशि 64वें नवमांश की है, तो उसका 64वां नवमांश पति जो है चंद्रमा बन गया, ये खराब हो गया। और खरेश इसमें मंगल बन गया। मंगल बना, हम्म। मंगल जलीय राशियों को तो इफेक्ट कर ही रहा है। और आप देखिए मंगल जो है वो द्वितीय भाव पे बैठा है, तो द्वितीय भाव क्या है कि जो मतलब जिसे कहना चाहिए जो ब्रीदिंग पैसेज अप टू लैरिंग्स, मतलब स्पीच बॉक्स तक जो ब्रीदिंग पैसेज है वो इस भाव से देखा जाता है। और बुध जो उसके आगे का ब्रीदिंग पैसेज है वो बुध उसको कवर करता है, जो कि ग्रह युद्ध में हारा हुआ है, और साथ में उस सूर्य के साथ वो पूरी तरह कंबस्ट हो गया है। और तीसरा ऐसे सूर्य के साथ में वो युति बना रहा है जो सूर्य राहु के साथ में युति बना रहा है, और बुध यहाँ आगे पे जाके सर नवमांश वायु में तत्व की नीचता होगा। राशि का भी देखेंगे वायु तत्व की राशियों को सर भी यहाँ पे। आपने देखना चाहिए, 3, 7, 11 को भी आपने स्टडी करना होगा। तो 3, 7, 11 में अगर ये इन राशियों में भी या इन राशियों के स्वामियों पे भी आपको कोई नेगेटिव प्रभाव दिखता है तो ये कंफर्म केस ऑफ अस्थमा हो जाएगा। तो जो तीसरे नंबर की राशि है उस राशि का जो स्वामी है वो डीप कंबशन में है, गृह युद्ध में हारा हुआ है, ऐसे राहु के साथ में, ऐसे सूर्य के साथ बैठा है जो राहु के साथ संबंध बनाता है, नवमांश में जाके वो नीचता है और 12वें में। तो उसका मतलब ये राशि पीड़ित हो गई। अब आप आइए फिर 7 नंबर की राशि। तो 7 नंबर की तुला राशि का स्वामी शुक्र है जो अपने से छठा गया है, उच्च का जरूर है लेकिन त्रिक भाव में। और शुक्र की स्थिति गुरु के साथ राशि परिवर्तन नवमांश में बनाती है। शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन हो जाता है नवमांश में, नवम और सप्तम भाव का। तो शुक्र इस वजह से मार्केश भी तो है इसमें, प्रबल मार्केश है इस प्रबल लगन में। मार्केश है शुक्र। शुक्र प्रबल मार्केश भी है। थर्ड हाउस तो सर वैसे भी पाप कर्तरी भी बना रहे हैं, हाँ केतु वृषभ और राशि मंगल जो से। है ना। हम्म। हाँ अब इसके बाद आप आइए 11 नंबर की राशि।
11 नंबर की राशि का जो स्वामी है वो अपने से 12वें गया हुआ है, लेकिन अपनी ही राशि में बैठा है, लेकिन राहु के साथ है। राहु के साथ युति बनाने की वजह से, और शनि जो है सूर्य के नक्षत्र का होने की वजह से, और मतलब कहने का मतलब है कि वैसे देखिए शनि राहु के साथ बैठा है, इतना कह देना ही काफी है। काफी मतलब वीकनेस उसमें आ जाती है रोगों को लेकर, पढ़ाई को लेकर नहीं, जॉब को लेकर नहीं, मतलब बाकी सब चीजों में तो ये बच्चे को एस लेवल पे लेके आया है। पढ़ाई में भी हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और जॉब में भी बहुत अच्छे जॉब्स में रखा है। पढ़ाई जो है वो IIT IIM से कराई है, तो काफी बड़ी पढ़ाइयां कराई हैं, सब कुछ अच्छा है, जॉब भी बहुत अच्छा मिला है, लेकिन स्वास्थ्य में अस्थमा की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये कुंभ राशि में बुध का बैठना जो कि त्रिषडाय का स्वामी है, तो ये राशि को पीड़ित करेगा? नहीं, ये तो भाव तो विपरीत जरूर अच्छा राजयोग हो की गया। स्थिति है, लेकिन आपको ये देखना है कि बुध स्वयं क्या बलिष्ठ है। बुध स्वयं बलिष्ठ नहीं है, क्योंकि वो डीप कंबस्ट है। वैसे तो ठीक विपरीत सर। राजयोग की स्थिति हो जाती कि तीसरे और छठे का स्वामी 11th में आया, तो विपरीत राजयोग की स्थिति है, लेकिन यहाँ पे स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ये डीपली कंबस्ट है, गृह युद्ध में हारा हुआ है, और नवमांश में अच्छा, बुध काफी को सर एक क्वेरी, बुध को कहते हैं कि ज्यादा दोष नहीं लगता, ये मानेंगे कि लगेगा दोष कंबशन नहीं, का? ऐसा इसीलिए जो है ना, बुध को का जो कंबशन है 4 डिग्री तक देखा जाता है। बुध कंबस्ट माने जाते हैं अगर वो 4 डिग्री तक होते हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बुध था वो भी सूर्य से सिर्फ 2 डिग्री के फासले पे था। उसके बावजूद वो जो है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में इतने टॉप लेवल्स पे वो उनको लेके गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी। अगर आप कहें तो मैं आपको कंबस्ट होता है, हाँ, बोलिए बोलिए। जो कंबस्ट होता है ये सिर्फ स्टडी में प्रॉब्लम नहीं देता है, बाकी सब चीजों में प्रॉब्लम देता है। एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देता कि अगर कंबस्ट है हाँ, तो ऐसा एग्रीड, मेरा है। पढ़ाई अच्छी नहीं देगा, बट उसके अलावा सारे चीजों में प्रॉब्लम अस्त होने का ये इफेक्ट देता है, सिर्फ एजुकेशन में इफेक्ट नहीं देता। एक मिनट, मैं आपको ना डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली भी हाथ क्या दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। जो बुध है उनको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कंबस्ट बुध का कोई ऐसा आशा नहीं हुआ उनको। उनका विवाह भी बहुत अच्छा हुआ, उनके बच्चे भी हुए, उन्होंने जो है कंपटीशन कोई नहीं लड़ा। ये इनकी कुंडली है। सूर्य बुध आप देखिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली है। सूर्य इनका 10 डिग्री का है, और बुध इनका 7 डिग्री 33 मिनट का है, यानी 2.5 डिग्री का फर्क है। सर शेयर कर दीजिए, देखी नहीं। एक मिनट, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की हॉरोस्कोप है। तो इस हॉरोस्कोप को अगर आप देखें, इसमें आप देखिए सूर्य और बुध के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपके है, सूर्य है 10 डिग्री के और बुध है 7 डिग्री 33 मिनट के। इसका इसका मतलब है डिफरेंस दोनों के अंदर में सिर्फ जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो 2.5 डिग्री का है, तो इससे डीपली कंबस्ट है। उच्च का भी बुध है? बुध उच्च का है, और हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन राहु से दृष्ट भी है सूर्य बुध। नहीं, राहु से दृष्ट नहीं, राहु से दृष्ट नहीं है। नहीं, उच्च का बुध कंबस्ट हो गया तो सर पावर गेन करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। कंबशन का असर देखिए, कंबस्ट होने के बाद आपको ना नवमांश के पास जाना की जरूरत होती है। आप देखें तो नवमांश में जाके जो बुध है वो नीचे हो जाते हैं अष्टम भाव के अंदर। बुध जो है वो डेबिलिटेट करके अष्टम भाव में आ जाते हैं नवमांश में। फिर सर इकोनॉमिस्ट कैसे बना दिया? हाँ, तो जैसे लीना जी ने कहा कि एजुकेशन में ये किसी तरह से हानि नहीं करता है, तो बुधादित्य योग जो ये बन रहा है, इसका पूरा असर जो है उनकी अपनी एजुकेशन पे। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, उसके पहले ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई, कॉमर्स पढ़ाया। इसके अलावा इकोनॉमिक एडवाइजर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने। इसके अलावा जो नीति आयोग के पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसके वो मेंबर बने, उसके चेयरमैन बने।
मैं एक और लॉजिक दूं इसमें। नवमांश में अगर हम देखें तो बुध और गुरु का स्वैप हुआ है, ठीक है। तो अगर हम केवल ग्रहों के मतलब दूसरे और 8वें से, इनका आपस में जो है तो राशि परिवर्तन है। राशि परिवर्तन हो गया, हम्म तो इसमें इसको डीप रिसर्च पे बहुत कमांड हो गई, मतलब जुपिटर का साथ भी मिल गया, हम्म तो ये इनकी नॉलेज को तो बहुत बढ़ा देगा। हम्म बिल्कुल। और और अष्टम भाव स्ट्रांग हुआ, तो उसकी वजह से जो है ये काफी अच्छी एनालिसिस वगैरह कर सकते थे। इसके अलावा अष्टम भाव जब भी स्ट्रांग होता है तो आदमी के साथ ये होता है कि उसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसकी लाइफ में, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जब उनको इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट किया गया, उस समय वो बड़े मोस्ट अनविलिंग थे कि सरकार को ज्वाइन करना। लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको एक सेक्रेटरी के लेवल का, जो कि आईएएस का अधिकारी, अपने पूरे जीवन के अंत में, मतलब करियर के अंत में सेक्रेटरी के लेवल पे आता है, उनको सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया। सर विपरीत राजयोग भी तो बन रहा है ना शुक्र से। शुक्र से कैसे विपरीत राजयोग बना? अच्छा हाँ, तो छठे का लॉर्ड है, बन बन रहा है। दूसरा सर छठे यहाँ पे और अगर इधर 12वें का भी तो लॉर्ड हो गया मंगल। अगर यहाँ पर हाँ, मरकरी ये भी को हम बना लोग रहा है, अगर मंगल भी बना रहा है, मंगल भी बना रहा है जो है विपरीत राजयोग। और सर विपरीत मंगल का राजयोग हुआ भी है। नीच भंग भी मंगल का बहुत अच्छा हो रहा है हाँ यहाँ पे। बिल्कुल। सर ये दूसरा ये कह रहा था कि अगर मरकरी को हम लोग देखें तो मरकरी की जो स्ट्रेंथ जो मिल रही है, अगर वो स्क्रीनशॉट देखें हम लोग, तो लग्न वाली कुंडली में देखें तो ये 10th हाउस में ये मरकरी अपने ही घर का उच्च का होकर के बैठा सूर्य के साथ, और इवन जो मरकरी है वो सूर्य के नक्षत्र में भी है। तो एक तो इसने यहाँ पे पावर गेन करी। दूसरा, जब हम जो है क्या कहते हैं नवमांश में आते हैं, तो ये जो मरकरी यहाँ पे, जैसा कि अभी किसी मैडम ने बोला था एक्सचेंज हो रहा है, तो जुपिटर और मरकरी का एक्सचेंज भी हो रहा है, प्लस जुपिटर की 7th एस्पेक्ट डायरेक्ट मरकरी पर पड़ रही है, जो कि उसको ज्ञानवान और जो है उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। तीसरा, जब हम लोग जो है D3 पे सॉरी ये D10 का चार्ट खुला हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है मरकरी और मून का जो है इंटरचेंज हो रहा है, और यहाँ पर भी जुपिटर जो है मरकरी को 7th एस्पेक्ट से देख रहा है, जिससे कि ये सॉरी D3 लगा दिया आपने, अभी D10 लगा हुआ था, तो वाली बात तो यहाँ से हटी गई अब, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा था D10 में मरकरी और मून का। हाँ, मरकरी मून का इंटरचेंज हो रहा है D10 में। हाँ, और जो है जुपिटर को, और जुपिटर उसको 7 से एस्पेक्ट देगा, तो मरकरी और मून दोनों ही जो है फ्लोरिश हो रहे हैं। तो हाँ, ये कह जुपिटर का सकते हैं 9th कि जो है एस्पेक्ट क्या, भी है। हाँ जुपिटर का 9th एस्पेक्ट भी है, और जब ये एक्सचेंज होकर के जाएंगे तो दोनों ही मतलब 3rd हाउस में भी और 5th हाउस में भी, तो दोनों ही जगह इसको बैठा मानेंगे, तो ये 5th हाउस में, तो यहाँ पे इसने जो एजुकेशन या जो है क्रिएटिविटी या इकोनॉमिक्स में लेकर के, तो मरकरी जैसे कॉमर्स का क्या कहते हैं, तो वो हो गया कारक, तो इंटेलिजेंस का भी हो गया। तो यहाँ से जुपिटर ने इसको जो जबरदस्त जो प्रभाव दिया है, इसकी वजह से जो है क्या कहते हैं मनमोहन सिंह जी जो है बढ़िया इकोनॉमिक्स हुए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको बस बंद थोड़ा सा ये मरकरी का जरूर, सर इसको थोड़ा सा 1 लाइन में एक सेंटेंस में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो सूर्य जो है, जो मरकरी जो सूर्य के साथ बिल्कुल नजदीक में आ गया, जिसको कोई अभी हम लोगों ने अस्त बोला था, तो उसका एस्पेक्ट, उसका जो है क्या कहते हैं रिजल्ट ये मिला जाकर कि ये काफी शांत रहे अपने, जब तक मैंने तो कई सालों देखा। मतलब हाँ तो वो कम्युनिकेटिव भी नहीं कम, थे। हाँ कम्युनिकेटिंग जो कैपेसिटी थी वो थोड़ा डाउन रही, तो ये अस्त ने, मरकरी अस्त ने ये अपना रोल प्ले किया। हाँ थैंक यू सर। हाँ, मतलब ये कम्युनिकेशन इनका बहुत कम था, और ये बहुत चुप रहने की आदत थी। सेकेंड हाउस में मेलेफिक भी बैठे हुए हैं D1 में, आई डोंट रिमेम्बर, शायद शनि बैठे हुए हैं इसकी शायद, वजह से। जी जी जी। सर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरे में। सेकंड हाउस में हाँ शनि बैठे हैं, ठीक का। जी तो सेकंड हाउस में अगर सेटन बैठते हैं तो वो तर्कश वाली वो देते हैं ना स्पीच, मतलब थोड़ी कमेंटेबल वाला। नहीं, सैटर्न जब भी बैठेंगे तो वो बड़ा क्रिस्प, आदमी जो है बड़ा कर्ट हो जाता है। कर्ट का मतलब है स्मॉल सेंटेंसेस यूज करने वाला, हाँ हाँ बोलने वाला, या एक ही उसमें कि नाउ यू गेट आउट, और यू कैन कम इन, आई विल थिंक, मतलब हाँ, जिसे मतलब बोलो। हार्श थोड़ा सा हो जाते हैं। शॉर्ट एंड हाँ, क्रिस्प। शॉर्ट एंड क्रिस्प।
हार्श हो या होंगे कि नहीं होंगे, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका नक्षत्र क्या है। अगर शनि का नक्षत्र राहु का होगा तो आदमी हार्श होगा, सरकास्टिक होगा। मरकरी का होगा तो वो एक व्यक्ति को जो है सरकाजम एंड विटी उससे बातें कर सकता है। लेकिन सूर्य के नक्षत्र का होने की वजह से गवर्नमेंट रूलिंग अथॉरिटी जैसा एक क्रिस्प एंड शॉर्ट टॉक देगा। रेट्रोग्रेड भी है और रेट्रोग्रेड भी है। रेट्रोग्रेड होके जो है मेलेफिक प्लैनेट थोड़े सौम्य भी हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी किसी को डांटा वाटा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप देखिए कॉम्बिनेशन जो है ट्यूबरकुलोसिस का देखते हैं, इसको अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बंद करते हैं। मार्केस जो होता है जैसे लग्न से हम देखते हैं, फिर जैसे आपने बताया तीनों लग्न से देखने के लिए, लग्न से, चंद्र लग्न से, सूर्य लग्न से, तो इसमें क्या होता है कि सपोज मार्केस अगर चेंजेस हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, फिर उसको किस तरीके से देखेंगे? या फिर D9 में भी अगर सपोज मार्केस चेंज हो रहा है, अगर नहीं D9 की देखिए, अगर लग्न से हम देखिए आपने जो D9 को ना दो तरह से देखना होता है। D9 को देखा तो प्राइमरली जाता है D1 के ग्रहों की बैटिंग के लिए, उनके बलोबल को देखने के लिए। लेकिन साथ में D9 को एज एन इंडिपेंडेंट चार्ट भी देखा जाता है आदमी के अधेड़ होने उम्र के बाद। मतलब ऐसे विवाह के बाद में या 32 वर्ष के बाद में D9 चार्ट को आप इंडिपेंडेंटली दशा के अवलोकन के लिए भी देखते हैं। तो जब आप D9 चार्ट को जब आप इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं तो वहां पे मार्केश की आप बात करेंगे। अदरवाइज जो मार्केश होता है या बादीश होते हैं, इनका डिसीजन हमेशा D1 चार्ट से होता है। तो आपने पीछे की क्लासेस में भी जब मैं देशकांड की बात कर रहा था या नमाज की बात कर रहा था तो D1 के ही डेजिग्नेशंस को उठा रहा था। जी, तो यहाँ पे D1 के लग्न, लग्न से देखेंगे, चंद्र से भी देखेंगे और सूर्य से नहीं, देखेंगे, लग्न से तीनों से देखेंगे। अगर नहीं, लग्न से ही देखेंगे, लग्न से ही देखेंगे। इसमें क्या होता है, जब आप D1 के लग्न, जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की अगर आप बात करेंगे या अगर ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे तो चंद्र लगन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर ओवरऑल आप हेल्थ की बात करेंगे, डेबिलिटी की बात करेंगे तो सूर्य लगन स्ट्रांग बन जाता है। या किसी की लॉन्जिविटी की बात करेंगे या किसी को बड़ी बीमारियों की बात करेंगे तो सूर्य लगन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सूर्य ही करता है गुड हेल्थ एंड लॉन्जिविटी का। ज्योतिष के यहाँ अंदर पे मार्केस चेंज हो जाएगा। हाँ, तो संजय ऐसा है कि जितने पैरामीटर्स को आप उठाते जाएंगे ना उतना ही कंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा स्टूडेंट्स को और अच्छे प्रैक्टिशनर्स को एक लगन पर कंसंट्रेट करना चाहिए जो कि लगन की कुंडली है। क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी वो पोलैरिटी में जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि किसी का लगन जो है मंगल का लगन हो और उसमें शुक्र जो है वो प्रबल मार्केश हो, लेकिन उसका राशि का चार्ट जो है वो शुक्र का हो, तो उसमें तो शुक्र जो है लग्नेश हो गया तो अच्छा हो गया, तो फिर आपके लिए कंक्लूड करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो है लग्न के अकॉर्डिंग ही हम उसको हाँ, रेक्टिफाई करें। तो हमेशा जो है जो भी आप प्रिडिक्शन करते हैं वो लगन के अनुसार करते हैं। हाँ, अगर आप उसके कोविड के बारे में कुछ देखना चाहते हैं तो क्योंकि कोविड जो है लंग्स को प्रॉब्लम कर रहा है तो आप जरूर चंद्र लगन की कुंडली को अहमियत दीजिए। अगर ओवरऑल उसकी कोई डेबिलिटी है, कमजोरी है शरीर की, वो कुछ कर पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप उसको देखिए सूर्य लगन को। अच्छा, सेकेंड और सेवेंथ में भी अगर कोई बेलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं या जो भी ग्रह है, तो वो भी एज अ मार्किस की तरह ट्रीट कर सकता है क्या? उसकी दशा अंतरदशा में कुछ हेल्थ इश्यूज कर सकता है? देखिए, अगर वो नेचुरल मैलेफिक होते हैं और वो किसी त्रिक भाव के लॉर्ड होते हैं या बाधीश होते हैं और मारक भावों पे बैठे होते हैं तो वो प्रिंसिपल मारक का रोल अदा करने लगते हैं। अदरवाइज मार्केश तो एक ही रहेगा। मार्केश दो रहेंगे, द्वितीय के और सप्तम के स्वामी। तुला लगन और मेष लगन के अंदर एक एक होते हैं। तुला लगन में जो मार्केश है वो मंगल है और मेष लगन में मार्केश है, प्रबल मार्केश है शुक्र। इनको प्रबल मार्केश बोलते हैं क्योंकि द्वितीय और सप्तम के दोनों के लॉर्ड होते हैं। लेकिन अगर जैसे संजय ने पूछा प्रश्न, अगर कोई नेचुरल मैलेफिक होगा, त्रिक भावों का स्वामी होगा या त्रिशराय के भावों का स्वामी होगा, यानी कि वो खराब भावों का स्वामी होकर नेचुरल मैलेफिक मारक भाव पे अगर बैठेगा
तो फिर वो प्रिंसिपल मारक के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो भी जो है डेथ क्रिएट कर सकता है। ये आयुर्वेदा बेनिफिक बेनिफिट नहीं प्लैनेट्स करता, को भी एज ए नहीं अच्छा। बेनिफिट को नहीं लिया जाता। ये मैं आपको आयुर्वेदा के चैप्टर से, अब हम चैप्टर में क्या होता है ना, जब आप लोग प्रश्न ज्यादा पूछने लगते हैं तो हम एक से दूसरे में पहुंच जाते हैं। ज्योतिष तो समुद्र है, उसमें गोता ही लगाते चले जाओ। तो असल में हमें जो है अपने इसमें स्टिक करना चाहिए। अब हम स्टमक की बीमारियों की तरफ आते हैं। स्टमक की जो बीमारी है वो बाउल के मूवमेंट से रिलेटेड है, जैसे आईबीएस है, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम है, किसी को डायरिया होना, वोमिटिंग होना, या किसी को कॉन्स्टिपेशन होना, एब्डोमेन की कोई भी ऐसी डिजीज जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम दे रही है या मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, गैसेस बना रही है, या अल्सर का क्रिएशन कर रही है। तो इन बीमारियों के लिए सबसे पहले आपको समझना है स्टमक और एलिमेंट्री कैनाल, लिवर और जितना भी फंक्शन, गॉल ब्लैडर और जितना भी पाचन का फंक्शन है, वो सारा फंक्शन गुरु के अधीन है। एलिमेंट्री कैनाल जो इंटायर डाइजेस्टिव कैनाल है वो गुरु के अधीन है। जब तक कि गुरु कुंडली के अंदर में पुख्ता होगा, व्यक्ति को लक्कड़ हजम और पत्थर हजम बनाता है। इसके लिए जो स्टमक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके लिए हम कन्या राशि को भी देखते हैं, छठे भाव को देखते हैं, छठे भाव के स्वामी को देखते हैं, और जो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को गुरु संभाल रहे हैं। लेकिन जो बाउल्स का जो मूवमेंट है, कॉन्स्टिपेशन होना या डायरिया होना या नॉर्मल होना, अगर सूर्य अच्छा है होता है कुंडली में, तो हमेशा बाउल मूवमेंट बिल्कुल सुचारू होता है। मतलब आदमी सुबह फ्रेश होने जाएगा तो फ्रेश होके आएगा, उसे कोई पेट में कोई दर्द नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, अगर सूर्य उसके कुंडली में पीड़ित नहीं है तो। अगर सूर्य कुंडली के अंदर में पीड़ित है, तब उसे बाउल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, या तो कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है, या उसे वोमिटिंग आ सकती है, नॉजिक फीलिंग आ सकती है, या उसको डायरिया हो सकता है। तो ये सिर्फ जो है सूर्य इसमें अपने कंट्रोल में रखते हैं पाचन तंत्र को, क्योंकि उसका वजह है जो जठराग्नि जितनी है। जठराग्नि एक आयुर्वेद का वर्ड है या नेचुरोपैथी का है, या सब में गैस्ट्रिक जूसेस से संबंधित है, उसके ऊपर पूरा अधीन वो सूर्य के अधीनस्थ हैं। लेकिन जो पाचन है हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, वो पाचन पूरा तंत्र जो है वो गुरु के अधीन है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर सूर्य गुरु दोनों ही पीड़ित होंगे, तब तो आदमी को डेफिनेट स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ेंगी। तो अभी जो मैं कुंडली आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसमें आपको ये दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, सूर्य इसमें कितना पीड़ित है, गुरु कितना पीड़ित है। अब चूंकि सूर्य की बात हो रही है, तो सूर्य का साइन है लियो। तो कर्क जो हमारी कालपुरुष की कुंडली है, उसके अंदर में आपको ये भी देखना है कि लियो साइन कितना पीड़ित है। अगर लियो साइन पीड़ित है, तब भी उसे सूर्य का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। अब ये तो कालपुरुष की बात हो गई लियो साइन की। उनकी अपनी कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस को भी आपने देखना है। अगर फिफ्थ हाउस पे कोई पापी ग्रह बैठे हैं, या फिफ्थ हाउस पे कोई मैलेफिक इंटरवेंशन है, तब भी इन स्थितियों के अंदर फिफ्थ हाउस के पीड़ित होने से भी उसको स्टमक से संबंधित परेशानियां आएंगी। एक चीज जो आपने स्टमक की प्रॉब्लम को स्टडी करते समय देखना है, वो है राहु को, क्योंकि राहु ही अनरिकवरेबल इलनेसेस देता है। और जितनी भी गैसेस फॉर्मेशन होती है हमारे पेट में, वो गैसेस का फॉर्मेशन भी राहु क्रिएट करता है। तो उसका मतलब अब गुरु को कौन पीड़ित करेगा? अगर राहु करेगा तो गैस्ट्रिक ट्रबल होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, बहुत ज्यादा गैसेस का फॉर्म होना बॉडी के अंदर, जिससे अफारा हो जाए, फ्लैटुलेंस हो जाए, या जैसे बेल्चिंग करना, बर्पिंग करना, अफारा जिसे बोलते हैं कि खाना मुंह तक आ रहा है, जिसे रिगर्जिटेशन भी बोलते हैं, इनका होना, इसमें सूर्य को कौन पीड़ित करेगा? राहु करेगा। या गुरु को कौन पीड़ित करेगा? राहु करेगा। ये अगर आपने पेन देखना है स्टमक में, तो केतु को आपको स्टडी करना होता है, क्योंकि केतु और मंगल जो है पंचम भाव चतुर्थ भाव से संबंधित होकर, सूर्य के साथ में संबंधित होकर, ये स्टमक के पेन क्रिएट करते हैं। जितनी भी नालियां हैं, मतलब जैसे आप समझिए, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे की तरह से ये
अगर आप गुब्बारे को काट दें और आपस में जोड़ते चले जाएं तो हमारे जितना पूरे स्टमक का जो सिस्टम है, ईसोफेगस से लेकर स्टमक के बाद ड्यूडेनम के बाद में इंटेस्टाइन के बाद में कोलोन के बाद में इलियम के बाद में लार्जर इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम और एनस, इसमें जितना भी ये पूरा एरिया है ये सारा का सारा बुद्ध बनाता है। जितनी हमारी धमनियां हैं, जितनी हमारी वेन्स हैं, वेन्स एंड आर्टरीज है, उसको भी बुद्ध बनाता है। मतलब जो फ्लेक्सिबल है, जिसमें आप फूंक सकते हैं, मतलब वो सारी की सारी चीजें जो है वो मरकरी उसको फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। तो उसका मतलब मरकरी और मंगल में आपस में युति हो, या ये आपस में एक दूसरे, ये दोनों ही प्लैनेट युति बनाते हुए अगर पीड़ित हों तो ये अल्सरेशन देते हैं। तो जो ये मरकरी से बना हुआ जो ये लचीला जो तंत्र है, जो हमारे स्टमक का तंत्र है, उसमें कोई अल्सर फॉर्मेशन होना, घाव हो जाना, और नॉर्मली जो अल्सर होता है वो कभी ठीक नहीं होता, बहुत मुश्किल से ठीक होता है। तो खाना जो है उसमें कंटिन्यूसली जा रहा होता है, आदमी जो है उसमें रोक नहीं पाता, और चूंकि जठराग्नि पैदा होती है स्टमक में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो वो बार बार जाके उस अल्सर को दोबारा खोल देता है। तो जब भी कभी स्टमक की लाइनिंग्स में अल्सर हो जाता है तो ये कम से कम 20-20 साल लोगों के अल्सर्स रहते हैं, ठीक नहीं होते वो। कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन करके उस अल्सर को सिलना पड़ता है। किसी को, आपके जानकारी में किसी को स्टमक की प्रॉब्लम अल्सर की हुई हो तो आप लोगों को इसका पता होगा। हमारे तो एक चाचा जी को हो गई थी, तो उनको करीब 20-22 साल तक अल्सर रहा, तो दो ऑपरेशंस में उनको वो अल्सर को सिलना पड़ा। तो ये था। अमिताभ बच्चन को अल्सर हो गया था, तो अमिताभ बच्चन के गट्स रिमूव करने पड़ गए। अमिताभ बच्चन को मल्टीपल टाइम्स अल्सर हुए थे। तो कहने का मतलब है, राहु जो है वो अनरिकवरेबल इलनेसेस का कारक है। वो अगर मंगल और बुध को पीड़ा देगा तब भी वो अल्सर क्रिएट कर सकता है। मंगल बुध अगर एफेक्टेड होंगे कुंडली में तब अल्सर हो सकता है। अब जब आपको मैं कुंडली दिखाऊंगा अभी, उसमें जो मैंने बातें बोली हैं उनको आपने ध्यान में रखना है, ताकि उन बातों को आप ढूंढें। दूसरा, जो जिस की फैक्टर को आपने इसमें देखना होता है, वो की फैक्टर होता है कि लगन का स्वामी और लगना, सूर्य और चंद्र लगना, ये अगर वीक अगर हो जाते हैं तो यही हमारे पिंक है, गुड हेल्थ के ये बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। अगर इनमें से एक भी लग्न पीड़ित होता है तो गुड हेल्थ को कमजोर कर देता है। अब ये संजय के क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि तीनों लग्नों को देखने की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप समझिए, एक भी लग्न अगर पीड़ित है तो 1/3 हेल्थ उसकी खराब हो जाएगी, 1/3 उसकी लॉन्जिविटी कम हो जाएगी। इसीलिए लॉन्जिविटी का जो निर्धारण होता है उसमें तीनों लग्न से देखा जाता है। तो अगर एक लग्न पीड़ित होगा और वो पीड़ित हो गए तो आप समझिए कि 3/4 उसका जो है उसकी लॉन्जिविटी कम हो गई और उसकी हेल्थ खराब हो गई। ये सर हाँ, फिर सूर्य और चंद्रमा हमारे ल्यूमिनस प्लैनेट्स भी हैं और लगन को भी, तो ये तीनों को स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए फॉर लॉन्जिटिविटी, फॉर हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए देखो स्वाति, आप ये देखिएगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारे जो ऋषि थे वो क्यों कहते थे कि मंडे का फास्ट करो और शिव जी को जाके दुग्ध की धारा, जल की धारा, जलाभिषेक, रुद्राष्टकम ये सब पढ़ो, जो कि वेदों से निकलता है। जो रुद्राष्टकम है वो शुक्ल यजुर्वेद में लिखा हुआ है, तो वो वैदिक पूजा है। इसी प्रकार से सूर्य के वो मतलब सूर्य के देवता भी शिव को माना गया है। दूसरा, वो शिव को, सूर्य को जल चढ़ाने को कहते थे। मतलब कहीं कहीं पे तो इतना ज्यादा ये मान्यता है, जैसे छठ की पूजा है। जो लोग झारखंड, बिहार, इन स्टेट से आते हैं तो उनको इसकी महत्ता मालूम होगी, छठ पूजा को कितना महत्व दिया जाता है। इसीलिए बिहार के और झारखंड के लड़के ज्यादातर आईएएस में निकलते हैं, आईपीएस में निकलते हैं। यहाँ पे सूर्य पूजा जो है बहुत ज्यादा होती है। उसमें अपने आप इस मतलब नदी के अंदर उतर के वो सूर्य को जो है वो पूरा अर्घ देते हैं, अर्घ देते हैं। हाँ वो खाते नहीं कई दिनों तक, एक एक चीज छोड़ते रहते हैं। हाँ। तो बहरहाल कहने का मतलब, अब हम जाते हैं कि इंडाइजेशन या कॉलिक या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से प्लैनेट्स इसमें मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगे।
तो एक कॉम्बिनेशन ये है कि मंगल अगर किसी के लगन पे हो और छठे का जो स्वामी है वो बहुत वीक हो। देखिए छठे का स्वामी क्या है, जो रोग भाव का स्वामी है वो रोग का द्वारपाल है, रोग को रोकता है वो। कब याद रखिएगा, लग्नेश के कभी कभी छठे भाव में आ जाने से आदमी को बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है, क्योंकि लगन का भाव का स्वामी एक ट्रम्प कार्ड है। वो जहां जाता है, जिस ग्रह को देखता है, उन सबको वो मजबूती प्रदान करता है। जिस ग्रह के साथ युति बनाता है उस ग्रह को मजबूती देता है। लगन का स्वामी एक ट्रम्प कार्ड है। लगन का स्वामी जहां बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, जिस ग्रह पे दृष्टि डालता है, जिस भाव पे दृष्टि डालता है, उन सभी भावों को, ग्रहों को ये बहुत अच्छा करता है। मतलब उसको वो ब्यूटीफाई करता है, उनको वो सुदृढ़ बनाता है, अच्छे रिजल्ट देने में वो मजबूत करता है। तो ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जिनका लगन का स्वामी छठे भाव में बैठा है और वो लोग जो हैं बहुत क्लास 1 सर्विसेज के अंदर हैं, या वो IIM वगैरह से पढ़े हुए हैं और बड़े लेवल्स पे हैं और स्वास्थ्य भी उनका बहुत अच्छा है। तो बहरहाल कहने का मतलब, मंगल अगर लगन पे है किसी का, जो मैं बात कर रहा था, जो मैं आपको नियम बता रहा था गैस्ट्राइटिस की, गैस्ट्राइटिस का मतलब है अल्सरेशन होना, गैसेस का फॉर्मेशन होना, या कॉलिक प्रॉब्लम होना, या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना। मंगल अगर लगन पे है और छठे हाउस का स्वामी अगर वीक है, छठे हाउस का जो स्वामी है, आप एक बात समझिए, हर भाव का स्वामी, आप ज्योतिष का एक नियम मुझसे सुन लीजिए, ये नियम एक मोती है आपके लिए, इसको हमेशा पिरो के रखना अपने पास। हर भाव का स्वामी उस भाव का द्वारपाल है। अगर भाव का स्वामी स्ट्रांग है तो उस भाव से आने वाले सिग्निफिकेशन को आपको मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके स्पाउस के भाव का स्वामी स्पाउस का द्वारपाल है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वो स्वामी जो है सुदृढ़ है, अच्छा है, अच्छी प्लेसमेंट्स में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, शुभ स्थितियों में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, उच्च का है, ऐसी स्थितियों में वो आप ढूंढने भी ना जाओ, आपको इतना अच्छा स्पाउस मिल जाएगा, अपने आप चल के रिश्ता आपके घर आएगा, क्योंकि हर भाव का स्वामी उस भाव का द्वारपाल है। और इसी प्रकार से छठा भाव रोग भाव है, तो वो लोग जिन्होंने कभी एक गोली नहीं खाई अपने अंत तक, उन लोगों की कुंडली में भी तो छठा भाव है और छठे का स्वामी है। रोगेश उनकी कुंडली में भी तो है, लेकिन रोगेश के सुदृढ़ हो जाने से रोगों का वो द्वारपाल बनता है। ज्यादातर आप देखेंगे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जिनको की इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी और अनपैरेलल्ड एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, उनकी कुंडलियों में छठे भाव के अंदर छठे का स्वामी या तो विपरीत राजयोग बना रहा होता है, या छठे का स्वामी द्वादश में जाके छठे को देख रहा होता है, या छठे का स्वामी जो है वो त्रिकोणों में बैठा होता है, केंद्र में बैठा होता है, बहुत अच्छी स्थितियों में होता है, और छठा भाव अपने आप में शुभ कर्तरी में होता है। यानी इन स्थितियों में छठा भाव, आपको कई स्पोर्ट्समैन की कुंडलियां अभी आएंगी, उसमें आप इन सब बातों को देख पाएंगे कि छठा भाव का स्वामी कितना सुदृढ़ है। तो बहरहाल जो हमारा नियम है इसके लिए, कॉलिक के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए, या इंडाइजेशन के लिए, या किसी भी प्रकार की जो है वो की प्रॉब्लम्स के लिए, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स के लिए, मंगल जो है लगन पर हो और छठे भाव का जो स्वामी है वो अगर कमजोर हो, तो आदमी को इंडाइजेशन होगा और उसे पेन भी होगा। अगर लगन का स्वामी अगर द्वितीय भाव, जहां से हम खाना खाते हैं, चतुर्थ भाव जो हमारे पाचन का है, उनके साथ में अगर बैठा हो और पीड़ित हो, तब भी आदमी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आती है। लगन का स्वामी जो आपके सेल्फ को बताता है, उसका स्वामी अगर द्वितीय भाव के स्वामी के साथ बैठा हो या चतुर्थ के स्वामी के साथ, द्वितीय भाव से आप जो खान पीन कर रहे हैं और पीड़ित हो, तो आपका खान पीन कुपथ्य होगा। कुपथ्य का मतलब है डॉक्टर आपसे कहेगा बर्गर नहीं खाना है, पिज्जा नहीं खाना है, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा। कुपथ्य किसको बोलते हैं? कुपथ्य उसी को बोलते हैं जो आपको फॉरबिड है, व्हाट हैज बीन टोल्ड यू टू नॉट टू ईट, और आप उसे खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लगन का स्वामी जो है, लगना लॉर्ड अगर सेकंड के और फोर्थ के लॉर्ड के साथ हो। इसी प्रकार से एक नियम ये है कि बुध जो है तृतीय भाव में हो लगन से,
या आत्मकारक से तृतीय भाव में हो, तब भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बुध अगर आत्मकारक से तृतीय हो या लगन से तृतीय बैठा हो, तब भी इंडाइजेशन की शिकायत होती है। जैसे मेरी कुंडली के अंदर बुध स्वग्रही होके तृतीय में बैठा है लगन से, तो मुझे हमेशा से ही इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बचपन से रही है। सर ये लास्ट पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए, बुध वाला। बुध अगर लगन से तृतीय भाव में बैठे हों अथवा कुंडली के आत्मकारक से तृतीय बैठे हों, आत्मकारक आपके हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है कुंडली के अंदर। जो भी प्लैनेट आपका हाईएस्ट डिग्री का है कुंडली में, वही आपका आत्मकारक है। अगर आत्मकारक से बुध अगर तृतीय बैठे होंगे तो उन स्थितियों के अंदर भी पाचन को कमजोर कर देते हैं। गुरु अगर तृतीय अथवा छठे भाव में बैठे हों, गुरु जो कि पाचन तंत्र के कारक है। पाचन एक चीज है, पाचन तंत्र का मतलब है पूरा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के जो कारक हैं वो गुरु हैं। अगर गुरु कुंडली के अंदर तृतीय भाव में बैठे हो तो बिगिनिंग ऑफ ए डिजीज को दिखाएंगे। छठे भाव में बैठे हो तो वो क्रॉनिसिटी, वो प्रॉब्लम के कंपाउंड होने को दिखाएंगे। अष्टम में बैठे होंगे तो क्रॉनिसिटी ऑफ द प्रॉब्लम को दिखाएंगे। 12वें में बैठेंगे तो आदमी को बहुत ज्यादा पाचन की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हमारे एक मित्र हैं जिनका गुरु जो है 12वें का बैठा हुआ है, और जोशी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका पाचन बिल्कुल खराब है। तो अब आप समझ गए, तो गुरु का जो है, और गुरु अगर लॉर्ड ऑफ द लगन के साथ, लगन के स्वामी के साथ में गुरु अगर साथ में इन्वॉल्व होते हैं और पीड़ित होते हैं, तब भी जो है इन स्थितियों के अंदर भी पाचन तंत्र को खराब करते हैं और व्यक्ति को जो है कॉलिक देते हैं या इंडाइजेशन देते हैं, गैस्ट्राइटिस देते हैं। छठे और 12वें के स्वामी अगर आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, छठे का स्वामी 12वें में हो, 12वें का स्वामी छठे में हो, ऐसे एक्सचेंज की स्थिति हो, तब भी आदमी का पाचन तंत्र खराब होता है। इसी प्रकार मंगल जो है प्रथम भाव में हो, पंचम में हो या अष्टम में हो और पापी ग्रहों से वो ग्रस्त हो, मंगल जो है प्रथम में हो, पंचम में हो अथवा अष्टम भाव में हो और पापी ग्रहों से ग्रस्त हो, तब भी पाचन खराब हो जाता है। अब इन नियमों को देखने के बाद मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूं। जिस सज्जन को हाइटस हर्निया हुआ था, बहुत हाई लेवल की एसिडिटी जो है 10 साल रही, उस एसिडिटी के बार बार रिफ्लेक्सेस के गले में आने और मुंह में आने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम सफर करनी पड़ी कि जो ईसोफेगस से जब फूड जो है इस तरीके से बना होता है, वो आपका आमाशय, आमाशय में जब फूड जाता है तो एक वॉल्व होता है जो नीचे को खुलता है, वॉल्व नीचे को खुलता है फिर ऊपर को बंद हो जाता है, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें स्टमक के अंदर वो खाने को पचा रहा है वो ऊपर ना जा सके। अगर गल जाएगा तो ये एसिड जो है जिसमें ये हिचकोले मार रहा होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, ये हमारा स्टमक जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो यूं करके उसकी सॉफ्ट मसल्स चलने लगती हैं स्टमक की, तो खाने को आगे को धकेलता है। अब क्या होगा, इतना ढेर सारा एसिड है, वो सारा एसिड रिफ्लेक्ट ऊपर को आ जाएगा। उसी को हाइटस हर्निया बोलते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्व है ये वॉल्व गल जाता है एसिड से, तो वो खाना क्या होगा, ईसोफेगस में आएगा, मुंह में आ जाएगा। उनको ये प्रॉब्लम रही, यानी कहने का मतलब गैस्ट्रिक जूसेस सब मुंह के अंदर हट्टी डकारें जिसे बोलते हैं आने लगी ऊपर को, और ऐसा 10 सालों तक रहा और बहुत लंबे समय तक वो उस बात से सफर करते रहे। जिनकी मैं कुंडली आपको दिखा रहा हूं, आपको 2 रोगों को इनमें पकड़ना होगा। एक तो इनको गैस्ट्राइटिस की बहुत मेजर प्रॉब्लम रही, हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम रही, यानी वॉल गल गया, मुंह में हमेशा खट्टी डकारें आती रही, गेलुसिल, इनो ये सब खाना पड़ा, थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद भी इनको खाना पड़ा, और उसी तरीके से अल्सरेशन की दवाइयां लेनी पड़ी, और साथ में अस्थमेटिक भी। तो ये दोनों बीमारियां आपने पकड़नी है। अब ये मैदान पे मैं आपको छोड़ रहा हूं इस कुंडली के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली है। इसमें आपको 2 रोग जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। मैं आप सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, तो अभी क्लास में मजा आएगा इसको डिस्कस करने में। हाँ जी, ये कुंडली है, ये सिंह लगन की कुंडली है। इस कुंडली को मैंने नोट्स में डाला हुआ है, तो
आपको ये कुंडली भी मिल जाएगी। इनमें सबकी जो डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है वो दिल्ली की है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 3 कुंडलियां दी हैं, इस कुंडली पे आप लोग बोलिए। इनको गैस्ट्राइटिस सबसे पहले आप देखिए क्यों हुई, गैसियस फॉर्मेशन, हाइटस हर्निया और वो खट्टी डकारे, अल्सरेशन, फिर अस्थमा की हम बाद में बात करेंगे। हाँ शिवम बोलिए, बोलो ना सर फिर। लगन में राहु और शनि बैठा हुआ है, फिफ्थ जो राशि है लगन की राशि है, ये डैमेज हो रखी है सर। हाँ, ये काल पुरुष की फिफ्थ राशि है, बहुत अच्छी बात है, तो एक्सेलेंट। ये सर तो और सर राहु मेन गैसियस चीजें का कारक है, ठीक है। हम्म यहाँ पे शनि को पेट में सड़ा गला देता हम्म। है ना, पचने नहीं देता है, तो वो इकट्ठा होता रहता है। तो सर इस कारण से इनको सर ये चीज तो राहु देखा हूँ सर, राहु लेकिन सड़ा गला करते हैं, राहु सड़ा गला देता है। जी सर। और अब आप देखिए एलिमेंट्री कैनाल का जो प्लैनेट है गुरु, उसकी क्या स्थिति है। सर वो सर एग्जॉल्टेड है। अरे यार वो तो बात की बात पाप है। कत्री में है सर, पा, डीकन में पाप कत्री में है, पाप कर्तरी के अलावा वो त्रिक भाव में है, वो द्वादश एक भाव भाव में, में। वो जी, एट द्वादश हाउस भाव का। में है, द्वादश भाव में है। दूसरा वो अष्टमेश के साथ में उसकी युति बन रही है, अष्टमेश के साथ एक्सचेंज है। राशि परिवर्तन है। अष्टमेश और द्वादशेश का आपस में राशि परिवर्तन है। सर दूसरा फोर्थ हाउस में और फिफ्थ हाउस में एफ्लिक्शन है, मंगल की दृष्टि है। मंगल फोर्थ हाउस में देख रहा है अपनी ही राशि को, और फिफ्थ हाउस में देख रहा है गुरु की राशि को। लेकिन मंगल का जो एस्पेक्ट है फोर्थ हाउस पे, उसकी वजह से आदमी की पित्त प्रधानता बढ़ गई, जिसे कहना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया। रोगेश जो है शनि और मार्केश होकर लगन पर बैठे हैं। और बोलिए अखिल साहब, आप बोलिए। और गुरु देखिए आगे जाके नीचे हो जाते हैं नवमांश में। सर इसमें तो पहली चीज तो ये कि इसमें जैसे इसकी तीनों लग्नें हैं ना, तो वो हम्म तीनों लग्नें इसकी जो बुरी तरीके से पीड़ित हो गई। पहला तो लग्न का जो लग्न कुंडली देख रहे हैं तो इसमें सैटर्न और राहु बैठ गया। उसके हम्म बाद अगर हम चंद्रमा को देखें, सॉरी पहले भी हम सन को देख लेते हैं। जो सूर्य कुंडली है ये केतु से जो है प्रभावित हो रही है, और सूर्य हम्म। वीनस के साथ बैठा हुआ है, और तो ये उसका दूसरा पीड़ित डिस्पोजिटर जो हुआ। है, और सूर्य का जो मरकरी, डिस्पोजिटर मरकरी जो है वो पीड़ित है, क्योंकि वो जो है द्वादश भाव में। वो द्वादश। और दूसरा चंद्रमा, अगर चंद्रमा को देखें हम लोग, तो चंद्रमा पीड़ित, ये वो हो गया आपका, बन गया जिसको अभी आप लोग बोलते हैं ना कि दाएं बाएं सामने, वो नाम वर्ड नहीं मिल रहा, वो क्या नाम है एक्सचेंज ना, ऑफ इसके आगे लॉर्डशिप्स। पीछे। नहीं नहीं, हाँ, अरे सर वो अच्छा ना आगे ना केमद्रुम, पीछे वो। केमद्रुम कह रहे हैं आप। हाँ सर, केमद्रुम में आ गया है, तो नहीं चंद्रमा केमद्रुम जो में नहीं पीड़ित आया, हो कत्री में गया। पाप कर्तरी, आधे पाप कत्री में आ गया। सर ये अर्ध पाप केमद्रुम, कर्तरी, सर वो अर्ध पाप केमद्रुम, कर्तरी। सर ये केमद्रुम में तो हो ही गया ना, इसके नहीं अगल बगल केमद्रुम देखो में नहीं कोई। हुआ, केमद्रुम में नहीं हुआ, अर्ध पाप कर्तरी है। केतु आ अच्छा गया। के पीछे केतु है ना। अच्छा जी, तो अर्ध पाप कर्तृक मान लेते हैं इसको। और दूसरा जैसे कि आपने बताया कि इसको हम लोग जो है इसका जो है जुपिटर को देखें, तो जैसे पाचन तंत्र का जो बहुत बड़ा कारक है जुपिटर, जो कि खुद ही फिफ्थ हाउस का मालिक है, और वो ट्वेल्थ में चला गया। साइड बाय साइड जो जुपिटर है वो फिफ्थ हाउस का मालिक है, और वो एर्थ हाउस का भी मालिक है। तो ये एर्थ और फिफ्थ का मालिक होकर के ये ट्वेल्थ में चला गया। हालांकि वहां पे उच्च का दिखा रहा है, लेकिन जब हम जो है क्या कहते हैं बीमारी के लिए बात करेंगे, तो हम वहां पे इसको 6 8 12 भाव के स्वामी को ज्यादा कंसीडर करते हैं, या भाव को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जुपिटर भी पीड़ित हो गया। और दूसरा ये कि जुपिटर दो तरीके से पीड़ित हो रहा है। एक तो ये 12वें भाव में चला गया, दूसरा ये जुपिटर और मून का इंटरचेंज हो गया। तो ये 12वें में क्या, तो 12वें से फिर ये अर्थ में आ गया। और अगर हम लोग इम्यूनिटी के कारण, और इसका जो नेचुरल जो है, अगर हम फिफ्थ हाउस देख ले, तो फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है काल पुरुष की कुंडली का, वो बन गया जाके हमारा सूर्य, जो कि यहाँ पे लग्नेश भी है, और वो 11th हाउस में बैठा हुआ, वीनस के साथ बैठा हुआ। तो ये भी एक तरीके से 3 6 8 11 12 भाव, तो ये 11th में चला गया, तो जिसकी हाँ वजह से सन में भी थोड़ी सी कमी आई है। जी, और बस ये मुझे मोटा मोटा सा दिखा जा करके। और बहुत अच्छा, अब हम बहुत लोग अच्छा। देख लें दूसरा, अब हम लोग उसको भी देख लें, जो आपने जो लोअर एब्डोमिनल को हम लोग ले सकते हैं, जो इंटेस्टाइनल वाला आएगा, तो वो 6th हाउस का होगा। तो 6th हाउस का स्वामी शनि, शनि जो कि जो है क्या कहते हैं अपने से छठे में बैठा हुआ है, और वो भी राहु के साथ बैठा अपने से हुआ है। 8वें में ऐस- बैठा।
अपने सॉरी से मैम, आगे। अपने हाँ हाँ सॉरी सर, 8वें चला गया। तो ऐसा लगता है कि इसको जो है क्या कहते हैं, राहु का प्रभाव सैटर्न के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक की भी प्रॉब्लम ज्यादा होने की संभावना दिख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल लोअर कैनाल जो लोअर कैनाल आएगी, तो इसमें कुछ बिल्कुल ना कुछ हो सकता है कि उसमें जो लोअर कैनाल आ रही है उसमें हो सकता है काफी जरा वेस्टेज भरा हो या ठीक से प्रॉपरली वर्क ना करे आगे चल करके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। अब नवमांश पे भी देख लीजिए। जी सर इसमें तीनों में ना राहु लगन पे बैठा है, D9 में, D1 में, D3 में, तो इस कारण से भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इनको ज्यादा होगी। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और जो भी इनको प्रॉब्लम होती है बड़े लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती है, बड़े लंबे समय तक चलती है। सर क्योंकि जुपिटर 12th हाउस का है ना सर, तो अलॉट ऑफ पार्शन इशू दे रहा है इनको। और सर 8th हाउस भी क्रॉनिसिटी बढ़ा रहा है सर। हाँ, क्योंकि 8th का और 12th का आपस में एक संबंध बन जाने की वजह से, युति बन जाने की वजह से, ये दोनों हाउसेस स्ट्रांग हो जाते हैं, तो लगन को ये वेग देने लगते हैं। अष्टम हाउस अगर बढ़ जाएगा तो क्रॉनिसिटी देगा, 12th हाउस बढ़ जाएगा तो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मटेरियल लाइफ में तो फॉरेन से काम देते हैं इनको, मटेरियल लाइफ में तो फॉरेन काफी घुमाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य इनका हमेशा खराब रहा। अस्थमेटिक है ये बहुत जबरदस्त, और चेन स्मोकर है, चेन स्मोकर भी हैं। सर सर मर्क्यूरी ने मंगल इनको अल्सर दिया। क्या कह रहे हैं? सर मानसी बोलिए। सर मर्क्यूरी ने इन्हें अल्सर दिया है सर, जुपिटर के साथ बैठा है मर्क्यूरी 12th में, इसी वजह हाँ, से अल्सर फॉर्म। इसीलिए अल्सर भी है, बिल्कुल ठीक कहा। सर मंगल जो यहाँ पर बाधिकेश है, वो शनि भी उनको देख रहे हैं। हाँ, बाद के इसमें मंगल है, मंगल की भी दृष्टि है, बिल्कुल ठीक कहा। शनि की भी, शनि मंगल को देख रहे शनि हैं। जो है, आप ये समझो, शनि इसमें मार्केश रोगेश है। शनि जो है वो बाधीश मंगल को देख रहे हैं, और मंगल जो है रोगेश और मार्केश शनि को देख रहे हैं। बहुत एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। दूसरा, नवमांश के अंदर गुरु नीच के हो जाते हैं और बुध भी रोग भाव में आ जाते हैं। अब अस्थमा के लिए ढूंढिए, इनका जो खरेश जो है वो चंद्रमा है, खरेश चंद्रमा है, चंद्रमा का अष्टम आ जाना खरेश का, वो अच्छा नहीं है। सर इनके जुपिटर चंद्रमा के मर्क्यूरी। लिए तो 4 8 12 का आपने जो कॉम्बिनेशन बताया था, चंद्रमा तो 8वां चले गया और फिर 12वीं राशि हो गई, और फिर इसका एक्सचेंज हो गया 12 गए हुए जुपिटर से। सर हम्म, अस्थमा का तो सर यही कारण दिखता है सर, और तो कोई कारण इसमें दिख नहीं रहा। नहीं, लगन पे शनि राहु का आना भी अस्थमेटिक बनाता है, क्योंकि शनि की दृष्टि हो जाती है तीसरे भाव पे, तुला राशि पे। तो तुला राशि जो है ना वो पैसेज की राशि है, और जो द्वितीय राशि है, जो कि स्पीच बॉक्स तक आता है, जो हमारा पैसेज आता है ब्रीदिंग का, उसका स्वामी द्वादश में चला गया। द्वितीय का स्वामी सर द्वादश में चला गया, वो इस वजह से अवरोध दे रहा है। और तृतीय भाव पे शनि की दृष्टि हो गई, जो राहु मिश्रित है। ये साइनस को भी तो दिखाता है, अगर लगन पीड़ित होता है तो, जैसे यहाँ पर साइनस या कुछ साइनस इस यहाँ तरह, होता है आंखों के ऊपर। तो ये उसको दिखाता है सर, इस तरीके से साइनस जो है कॉम्बिनेशन। मंगल से नॉर्मली आता है, मंगल और मेष राशि से आता है, तो इनको साइनस भी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बादिश है मंगल, तो साइनस भी है। नॉर्मली अस्थमेटिक पेशेंट को साइनस भी होता है। तो इसमें जैसे कर्क राशि है तो वो त्रिक भाव में बार बार आ रही है, तो इसके कारण भी अस्थमैटिक होगा पर्सन। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। यही एक वजह है, बिल्कुल, दैट्स ट्रू। और दूसरा जो ये भी आप समझिए ना कि अस्थमेटिक होने का एक कारण ये भी है कि चंद्रमा इनका खरेश हो गया, और चंद्रमा से ही जो है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आती हैं। अब आप ये बताइए कि क्या वजह है, ये चेन स्मोकर है, अस्थमा वालों को तो कभी स्मोक नहीं करना चाहिए, फिर ये स्मोक क्यों कर रहे हैं? राहु सर लग्न को अगेन एंड अगेन ये इम्पैक्ट कर रहा है ना, हम्म लगन में, D9 में, हम्म D3 में। हम्म बिल्कुल ठीक कहा। राहु जो है आदमी को स्ट्रेस देता है, और स्मोक करना क्या है, उस स्ट्रेस से बाहर निकलने की एक चेष्टा होती है। राहु आदमी को एंजाइटी क्रिएट करता है, फियर क्रिएट करता है, फोबिया क्रिएट करता है। उसकी वजह से, राहु के लगन पे आ जाने की वजह से
ये आवश्यक होता है कि व्यक्ति कोई स्केप का रूट ले। तो स्मोकिंग में क्या होता है, आदमी को स्केप मिलता है फॉर टाइम बीइंग। नवमांश के अंदर शनि भी द्वितीय भाव में बैठे हैं। सर वर्गोत्तम नवमांश भी है, हैं? वर्गोत्तम नवमांश। वर्गोत्तम नवमांश है। वर्गोत्तम नवमांश में आदमी को पैसा वैसा तो खूब मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य को उतना वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाता, क्योंकि इसमें त्रिक भाव भी वर्गोत्तम हो जाते हैं। जी जी वही। जैसे आपने बताया 3 से 11 राशि भी मतलब थोड़ी इफेक्टेड होनी चाहिए, तो नवमांश में कौन सी राशि? मिथुन राशि भी केतु से वो है, एस्पेक्टेड है, केतु का एस्पेक्ट है मिथुन राशि पे, तो वो भी। मिथुन राशि में सबसे पहले तो बाधिशी बैठा हुआ है मंगल। जी, बाधिश भी बैठा हुआ है, तो इसलिए भी इनको अस्थमैटिक। दूसरा, मिथुन राशि का जो स्वामी है ना, वो छठे में आया हुआ है नवमांश में, नीच के गुरु के सर साथ। आपने लिखवाया था सन और वीनस एक साथ बैठे हो और सेकंड हाउस से संबंध बन रहा हो तो भी चेन स्मोकर मिलते हैं सर तो यहाँ हो रहा है ऐसा सर। कैसे? सर सेकंड राशि बुध की हुई ना सर सन और वीनस बुध की राशि में ही 11th हाउस में बैठे हैं सर, सेकंड हाउस की राशि में। बुध की राशि में है, लेकिन वो सेकंड हाउस की राशि कहाँ हुई? वो तो ये कह कालपुरुष सकते में हैं तीसरे सेकेंड हाउस हाउस की का हुई। जो स्वामी है, सेकेंड हाउस का जो स्वामी है वो 12th गया हुआ है, तो लगन में, और जो मेजर जो है वही राहु, जो अगेन एंड अगेन जो इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये गैस से रिलेटेड इश्यूज भी दे रहा है, और जो इनके एक जिद्दीपन जो है ना स्मोकिंग वगैरह के लिए, वो भी क्रिएट कर रहा है इनको। और स्मोकिंग के लिए ना चंद्रमा का पीड़ित होना जरूरी होता है। तो चंद्रमा आप हर एक में देखें तो पीड़ित हो रहे हैं। चंद्रमा अष्टम में इधर आ गए। ड्रिंकिंग भी करते होंगे काफी फिर। हैं? ड्रिंक भी करते होंगे काफी, क्योंकि राहु और सैटर्न ये ड्रिंक के भी कारक हैं। ड्रिंक का तो और इन्होंने चंद्रमा मुझे भी नहीं ड्रिंक बताया। करता है। ड्रिंक का तो कभी बात नहीं हुई। वैसे मॉडरेट ड्रिंकर अपने आप को बताते हैं। मॉडरेट। सर वीनस ड्रिंक अगर हाई सोसाइटी लेवल पे, वीनस को भी इम्पैक्ट होना चाहिए, वीनस भी इम्पैक्टेड हो तो कर सकता है। सर एक चीज इनका ना सर, जुपिटर और मर्क्यूरी हर जगह साथ साथ ही है सर, नवांश में भी सब में। तो जो इनको प्रॉब्लम है स्टमक से रिलेटेड अल्सर्स, वो सर हर जगह पे ही दिखा रहा है कि है इनको प्रॉब्लम। करेक्ट, क्योंकि इसमें D3 के अंदर भी बुध नीच के हो गए, इसलिए अल्सर जो है वो रिपेयर नहीं हो रहा। बुध जो है जो ये बनाते हैं पूरी पाचन तंत्र की लाइनिंग्स को, उन लाइनिंग के फटने और उनके गलने के बाद बुध के नीचे हो जाने की वजह से वो रिपेयर नहीं हो पा रहा। सर ये गुरु और बुध की युति अल्सर्स देती है क्या? हाँ, दे सकती। नवमांश में भी नीच के गुरु के साथ हो गए बुध, वहां पर जाके द्रेशकान में नीच के बुध हो गए। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें खुशी है मुझे। अब हम पढ़ते हैं स्किन डिजीजेस को। स्किन डिजीजेस के लिए जो है, स्किन डिजीजेस के लिए आपको हमेशा कुंडली के अंदर शनि तथा बुध की पोजीशन को देखना होता है, क्योंकि स्किन के डर्मिस के कारक बुध हैं और स्किन में आने वाले किसी भी तरह के इंफेक्शन के कारक शनि होते हैं। यानी कि आपको ये स्थिति दिखाई पड़ेगी कि कुंडली के अंदर शनि और बुध दोनों ही पीड़ित हैं, तब व्यक्ति को स्किन की डिजीज होगी। और साथ में चंद्रमा और मंगल भी पीड़ित होंगे, क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों जो है गवर्न करते हैं ब्लड को, और स्किन की डिजीजेस जो है ब्लड की इम्प्योरिटी से रिलेटेड होती है। यानी कि स्किन की कोई भी डिजीज होती है तो वो ब्लड इम्प्योरिटी के साथ में रिलेटेड मानी जाती है। लेप्रेसी जो होता है, जिसमें जिसे कोढ़ भी बोलते हैं, जिसमें के ऑर्गन्स गलने लगते हैं, उसके अंदर प्राइमरी रोल शनि और राहु का होता है। यानी शनि और राहु अगर बुध को
सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, इनको एफ्लिक्शन दे रहे होंगे शनि और राहु, तो इन स्थितियों के अंदर लेप्रेसी क्रिएट करते हैं। जो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो है जिसमें व्हाइट पैचेस होते हैं, उसका जो कारण होता है, एक तो ब्लड का कारक जो चंद्रमा है, मंगल है, शनि है, बुध है, इनका आपस में कोई ना कोई संबंध, मेलेफिक संबंध बनेगा और छठे हाउस के साथ बनेगा। यानी छठे हाउस के साथ किस किस का संबंध बनेगा? चंद्र का, शनि का, बुध का, मंगल का। दूसरा जो इसका विटिलिगो में होता है, सूर्य, गुरु, शुक्र अगर पीड़ित हो, सूर्य, गुरु, शुक्र अगर पीड़ित हो, क्योंकि शुक्र जो है एपिडर्मिस के कारक होते हैं, हमारी आउटर स्किन के कारक होते हैं, और मेलेनाइन जो कंटेंट है उसके छितर जाने की वजह से स्किन में व्हाइट पैचेस आते हैं। तो अगर सूर्य, गुरु और शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में हो और वर्गो राशि, रोग की राशि वर्गो राशि भी पीड़ित हो, और चूंकि वीनस से ही ये पता चलता है कि स्किन की स्मूथनेस और स्किन का चमक ये शुक्र के अच्छे होने से पता चलता है। लेकिन अगर उसमें व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, जैसे कि माइकल उसको जैक्सन को हो गया था, विटिलिगो जिसको बोलते हैं या ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, तो वो इसका मतलब शुक्र बहुत बुरी तरह से पीड़ित हुआ है और वर्गो राशि बहुत बुरी तरह से पीड़ित हुई है। इसके अलावा जो जलीय राशियां हैं, उन जलीय राशियों की वजह से पीड़ित होने की वजह से भी विटिलिगो या व्हाइट पैचेस आते हैं, ल्यूकोडर्मा होता है। इसके अलावा जो जलीय राशियां जो हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के अलावा कुंडली का चौथा, आठवां और 12वें भाव उनके लॉर्ड्स के पीड़ित हो जाने की वजह से ल्यूकोडर्मा होता है। अब मैं आपके सामने एक ल्यूकोडर्मा की कुंडली लेकर आता हूं, तो उससे, हाँ जी ये कुंडली है, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो है इनको। अब आप इसमें शिवम बोलो कुछ। सर देख रहा हूँ अभी तो सर। एस्ट्रो टॉक इतना टाइम नहीं देता। तो 6th हाउस में शनि बैठ गए हैं। 6th हाउस सबसे में, पहले आपको, हाँ, 6th हाउस में शनि, चंद्रमा, बुध, मंगल का संबंध बनेगा तो फिर ल्यूकोडर्मा होता है। तो 6th सर हाउस इसमें सर शुक्र और बुध दोनों ही डैमेज है और दोनों ही स्किन के कारक होते हैं। बुध मंगल की राशि में बैठ के नहीं, मंगल से दृष्ट है और पीड़ित है, और केतु के संग शुक्र डैमेज हो रखा है, इसलिए ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। व्हाइट पैचेस हैं बॉडी में, हाँ यस सर। लिप्स में है, और जो इनको पैदा हुआ था ये बुध में, केतु में पैदा हुआ, जो सर कि इनको ना ये पैसे सब बढ़ रहे होंगे क्योंकि मरकरी की ही महादशा चल रही है, और मंगल का अंतर आएगा तो ये बढ़ जाएंगे और ज्यादा, और ये वीनस के अंतर में भी बढ़े होंगे सर, साइज बड़ा हो गया होगा इनका। हाँ मतलब पहले लिप्स में था, वीनस के अंतर में इनके लिप्स में भी आ गया है। पहले इनके पीठ में था, पेट में था, अब लिप्स में भी आ गया है। वीनस लिप्स को बताते हैं, तो लिप्स में भी आ गया है वीनस के अंतर में। सर सर यहाँ पर तीनों लग्नें जबरदस्त पीड़ित हो गई हैं। लग्न में केतु बैठा हुआ है, सन के साथ भी केतु बैठा हुआ है, और चंद्रमा पर जो है केतु का प्रभाव है, तो तीनों लग्नें जबरदस्त पीड़ित। दूसरा, अगर हम इसका बादकेश देखें, दूसरा जो एक बात और भी बोल सकते हैं आप, एक बात और बोल सकते हैं वीनस, आप इसी बोले में, सर। अखिल साहब ये भी आप बोल सकते हैं कि जो कपल मार्केज मंगल की भी दृष्टि है चंद्रमा पे। चंद्रमा पर मंगल की चौथी, मंगल की नहीं, 7th आ गई। दूसरा सर, मैंने तो स्किन को देखा, मैंने तो मैं अपना कर रहा हूँ। तो दूसरा एक ये है कि यहाँ पर जो लग्नेश बना जाकर के वीनस, वो भी जो है क्या कहते हैं, केतु से और सन से जाकर के, और सबसे अच्छी बात देखिए, जो लग्नेश है वो लग्न में बैठा जरूर है, लेकिन वो अपने तीनों शत्रुओं के साथ वो मतलब जो है संबंध, उसने रिलेशन बना लिया। सन के साथ भी बना लिया, केतु के साथ भी बना लिया, और ट्राइनल इफेक्ट से इसने मून के साथ बनाया। हालांकि ये नाड़ी का ये कॉन्सेप्ट है, मून को तो यहाँ पे हटाए ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो बादकेश बनता है जाकर के 11th हाउस का मालिक सन, तो वो भी देखिए यहाँ पे लग्न में बैठ गया, वो भी वीनस के साथ बैठ गया। तो और यहाँ पर नीच जो का हो गया, वीनस और नीच ये का। जो, हाँ, सन नीच का हो गया। दूसरा जो है क्या हुआ जाकर के, वीनस की जो स्किन की ग्लोइंग का जो सबसे बड़ा कारक है,
वो वीनस को मतलब ये 5-5 6-6 फैक्टर की वजह से ये वीनस हमारा बहुत जबरदस्त जो है पीड़ित हो गया। तो जिसकी वजह से जो है स्किन से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम, मतलब ग्लोइंग स्किन तो नहीं होगी जा करके। अब जैसे मान लीजिए हम लोग चंद्रमा और मंगल को देख लें, तो चंद्रमा जैसे यहाँ पर देखिए कुंभ राशि में आ गया, और कुंभ राशि में आने पे वो थोड़ा सा अपने आप में पीड़ित हो गया, प्लस केतु ने उसको अपना एस्पेक्ट दे करके पीड़ित कर दिया। तो एक तो ये ब्लड का जो कारक और था वो दूसरा हुआ, उसका जो राशि का नाथ है वो छठे में रोग में आ गया। और दूसरा फिर जो है हम इसको अगर मंगल को देखते हैं ब्लड के कारक के लिए, तो उसको राहु ने पीड़ित कर दिया। तो यहाँ पे जो ब्लड का जो था कारक था, जो जाकर के स्किन को थोड़ा सा जो इन्फेक्शन देने का रीजन बनता है, तो यहाँ पे चंद्र और मंगल दोनों जबरदस्त जो है क्या कहते हैं पीड़ित हो गए, और जिसकी वजह से क्या ब्लड इन्फेक्टेड हुआ, और जो स्किन की ग्लोइंग का कारक जो था वीनस, वो ऑलरेडी क्या कहते हैं इन्फेक्टेड था। तो ऐसा लगता है कि स्किन से रिलेटेड कोई जबरदस्त इनको प्रॉब्लम होने की संभावना है। अब आ जाते हैं, जैसा कि आपने बताया था कि स्किन के लिए सैटर्न और मरकरी को देखना चाहिए। तो सैटर्न हमारा जो है ये यहाँ पर बैठा हुआ 6th हाउस में, तो जो कि एक एक वो वैसा भाव है 6 8 रोग 12, भाव है, तो हाँ। उसमें ये सैटर्न आंतरिक भाव है। तो ये यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर यही सैटर्न रेट्रो अगर मान लेते हैं, तो ये मून के पास जाता है, तो वहां पे केतु का एस्पेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे सैटर्न इस तरह से पीड़ित हुआ। दूसरा जो मरकरी है, ये मरकरी पे देखिए, एक तो अच्छी बात ये है कि मरकरी यहाँ पे भी पीड़ित हुआ जाकर के, क्योंकि एक तो वो मंगल की राशि में है और मंगल की चौथी एस्पेक्ट है। तो ये स्किन के जो आपने जो 2 प्लेनेट बताए थे देखने के लिए स्टार्टिंग में, ये मंगल दोनों की भी इसके दृष्टि तरह से, शनि पे भी है। और मंगल की दृष्टि शनि पर भी आ रही है। शनि सर पर, शुक्र, शनि यहाँ पर पर तो कर, शुक्र तटस्थ है। अष्टम अष्टम दृष्टि आ रही है अखिल जी। हाँ 7वीं एक 8वीं तो सैटर्न की भी आई, और मंगल ने जो है क्या कहते हैं इसको, मरकरी को भी जो है क्या कहते हैं डैमेज किया, और मरकरी ऑलरेडी जो है नहीं वीक नहीं, था मंगल मंगल की की राशि में। दृष्टि शनि पे भी आ गई ना, अष्टम। हाँ नहीं सर, जैसे अगर मरकरी को हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो मरकरी मंगल की राशि में बैठा, वैसे हम्म पीड़ित हो गया, प्लस मंगल ने आस्पेक्ट किया मरकरी को 4th हाउस से, तो ये पीड़ित हो गया। हम्म दूसरा जो है क्या कहते हैं मंगल की, अब सैटर्न को लेते हैं, तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी सैटर्न पे पड़ रही है। और सैटर्न 2 तरीके से इफेक्ट हुआ जाकर के, जब रेट्रो होकर के कुंभ राशि में जा रहा है, तो वहां से मंगल की 7th एस्पेक्ट पड़ रही है, और जब ये रेट्रो वहां 6th हाउस में बैठता है, तो मंगल की 8th पड़ रही है। तो इस अखिल जी, हिसाब से आपकी भी बात में दम है, क्योंकि शनि की जो डिग्री है 00 डिग्री और 28 मिनट है, 1 डिग्री का भी नहीं है, अब हल्दी का है। सैटर्न का देख ले तो 00 है, मतलब अभी मतलब ये बस आया ही है एक तरीके से। तो इसको हम लोग पिछली राशि में मान लें, तो अगर हम्म पिछली राशि में मानते हैं तो मंगल की एस्पेक्ट है, अगर इसको 6th हाउस में मानते हैं तो ये 8th एस्पेक्ट है, रेट्रो अगर के पीछे गया तो 7th एस्पेक्ट है। तो इस तरीके से मुझको ऐसा लगा जा करके। और दूसरा अगर देख लिया जाए, तो शनि ऑलरेडी पाप कर्तरी में भी आ गया, राहु और मून के बीच में। और राहु और शुक्र और मून से नहीं नक्षत्र बना, स्वैप भी हो गया, मून से नक्षत्र नहीं का भी बना। स्वैप हो गया शनि और गुरु का। अच्छा जी। और इसमें शनि और बृहस्पति का देखिए, इसमें इंटरचेंज भी है। तो नक्षत्र का। ये, हाँ नक्षत्र में सैटर्न, और तो इसका देखा जाए तो जुपिटर को अगर हम लोग सेवियर मान लें, तो वो भी उसकी रक्षा नहीं कर पा नहीं, रहा, वो इंटरचेंज से फिर यही सेवियर नहीं हालत होगा, है। त्रिशदाय का स्वामी है जुपिटर। तुला हाँ लगन में ये आपने मयंक जी बहुत अच्छी बहुत हमारे ज्यादा लिए एक बात मैलेफिक होती बताई है। थी, कि वो जो जुपिटर है वो उच्च का दिख जरूर रहा है, लेकिन जो है ये 3rd हाउस और 6th हाउस का मालिक भी है। तो ये रोग के लिए जो है ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हाँ, और रोगेश भी है, एक रोगेश और भी है। अखिल जी, इसीलिए इसीलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लिया है, बच्चा नहीं हो पाया नॉर्मल प्रोसेस जी से। जी और दूसरा, इनको बैरिएटिक सर्जरी करानी पड़ी। पहले इनका वेट था 200 केजी। बैरिएटिक जी सर्जरी में क्या हुआ कि स्टमक को बाइंड किया गया। जी स्टमक को बाइंड करने से स्टमक को छोटा कर दिया गया, तो जी उससे इनका वेट अब जो है जाके 110 हुआ है। जी। सर अच्छा हाँ, बोले मैडम, बोले नहीं, बोले। सर शुक्र भी तो कंबास्ट है। डिप कंबस्टेड। कारक थे वो सर भी। मेरा पॉइंट ये है कि अपन सर ऐसे इतनी सारी चीजों को देखेंगे तो कुछ भी नहीं बचा। दूसरा सर, इसमें एक चीज और भी देखिए जो शॉर्ट आपने इशू बोला तो ना। यहाँ पर बहुत है ना, वैसे भी ऑपरेट भी हो गया, स्किन का भी हो गया। सर एक जो सिंस और स्टार्टिंग में इसमें तो आपने एक अपन जो वर्ड ध्यान बताया देंगे था, और किसको कि हमको पकड़ेंगे, या फिर अच्छी उसको ओवरऑल देखने के लिए, सारे हेल्थ देखने स्किन के, के फैक्टर तो यही दोनों है। शुक्र आप स्किन का फैक्टर है और नर्वस सिस्टम, और बुध है इसके लिए।
दूसरा आपने एक सर स्टार्टिंग में बताया था नहीं, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र जो है स्पर्म का कारक है, तो स्पर्म हेल्दी ना होने से बच्चा गोद लेना पड़ा। और दूसरा डायबिटीज है शुक्र के पीड़ित होने की वजह से। और तीसरा जो है शुक्र के पीड़ित होने की वजह से व्हाइट पैचेस हैं ल्यूकोडर्मा। और बुध भी पीड़ित हो सबसे रहा बड़ी है, सबसे क्योंकि अच्छी बात बुध भी जो है ना शनि के साथ में नवमांश में आ गया है। यस और शुक्र नवमांश में राहु के साथ अष्टम में है। सर और एक चीज और भी है सर, एक चीज ये देखिए कि जैसे आपने बताया था कि एक अच्छी हेल्थ के लिए जो है लग्नेश और जो है क्या कहते हैं सूर्य को देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लग्नेश भी पीड़ित हो गया और सूर्य भी ऑलरेडी पीड़ित है। तो ये कहीं ऐसा लगता है कि जो है अगर कोई भी बीमारी एक बार पकड़ लेगी तो फिर वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। तो ये जैसे व्हाइट पैचेस की बात करी आपने, तो जब से इनका ये स्टार्ट हुआ होगा तब फिर ये कंटिन्यूटी बढ़ता ही चला गया होगा। तो फिर ये हाँ, पीछे रिकवर होने की संभावना नहीं बनी जा करके। 2019 से बढ़ता ही जा रहा है जी। तो इसमें मतलब ये लग्नेश और वीनस कुछ काम नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी वो डैमेज्ड है। अब सोचने वाली और बात है कि बुध की महादशा में बैरिएटिक सर्जरी भी हुई, बुध की जी महादशा में ये ल्यूकोडर्मा भी हुआ, तो जी बुध की महादशा इतनी खराब क्यों रही? सर मुकेश मंगला जी लिख रहे हैं लग्न सूर्य चंद्रमा ऑल आर इन राहु नक्षत्र। लग्न इन राहु नक्षत्र, सूर्य इज इन राहु नक्षत्र, राहु चंद्रमा इज ऑल्सो इन राहु। एक्सेलेंट मुकेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत सब अच्छा पॉइंट था सर। अच्छा पॉइंट है। सर बैलिस्टिक सर्जरी का तो इसलिए समझ में आ जा सकता है कि मरकरी उसमें क्यों ही, क्योंकि मरकरी जो है क्या कहते हैं जुपिटर के नक्षत्र में है। और मंगल और से दृष्टि। हाँ, और जैसा कि अभी स्वाति जी ने बोला कि मंगल का एस्पेक्ट भी है, तो हम्म, ये जुपिटर के उसमें आने से और जुपिटर की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही मरकरी के ऊपर, हम्म, तो ये माना, और वो जो है त्रिषणाय भाव का स्वामी भी है। तो इसलिए जो बैलिस्टिक सर्जरी मरकरी में इस तरह से हम लोग बैरियाटिक रिलेट कर पाते हैं। बैरियाटिक सर्जरी बोलते हैं। और सॉरी, हाँ बैरियाटिक, हाँ सॉरी सॉरी बैरियाटिक सर्जरी बैरियाटिक। में क्या होता है कि स्टमक को बाइंड कर दिया जाता है। जी स्टमक के ऊपर ना वो बांध देते हैं कॉपर की वायर, उसको छोटा अच्छा, कर तो देते हैं। मतलब जिसमें जो है क्या कहते हैं खाना फिर फूड कम जा पाता है। हाँ, मतलब उसको आधा बना देते हैं, थैली को, जो जी स्टमक की थैली को हाफ कर देते हैं, जिससे अच्छा, कि आप एक पहले आदमी 10 रोटी खाता हो तो उसको 2 रोटी में ही उसका पेट भर जाए। भर जाएगा। जी अच्छे प्लैनेट्स भी जो सूर्य हेल्थ के कारक है वो ग्रहण भी हो गया और नीच के भी हो गए, हम्म, राहु से भी हो गए, जी एक एक करके सारे प्लैनेट्स वीक हो। और दूसरा जो है नवमांश में भी केतु से दृष्ट है, सूर्य और चंद्रमा। वीनस जी राहु के साथ भी हो गए, हाँ, वीनस राहु के साथ भी अष्टम भाव में हो गए। कंबस्ट शुक्र राहु के साथ हो गए। हाँ, लेकिन शुक्र जो है वो वर्गोत्तम भी है इनके, सब और चार्ट्स में सब वर्ग हाँ, मतलब दशमांशा में भी वर्गोत्तम है। तो आप एक बात ये देखिए कि तभी ये इतनी बड़ी तनख्वाह पे हैं। तनख्वाह तो इनकी होगी कोई 1 करोड़ से ऊपर की साल की। ओहो। सर दृष्टांत भी अच्छा। देशकांड में इनका खरेज बुध है, इसीलिए बुध की महादशा में सारा कुछ तामझाम हुआ है। 64वां नवमांश में बुध है। और ये 64वां आपने अच्छा, ये गुड बहुत अच्छा अच्छा, आपने डिग्री यहाँ पे वाइज पॉइंट को लिया। केतु से केवल 8 डिग्री के डिफरेंस पे है मरकरी, तो ये भी एक युति की तरह करेगा है, हाँ, क्योंकि बुध तो 0 डिग्री का है। नहीं नहीं, युति तो उसी राशि में नहीं मानेगा करेगा ना। उसी राशि में तो, हम्म, लेकिन है तो 0 डिग्री ऑलमोस्ट, तब भी सर 0 डिग्री पे भी मानेंगे हम। हाँ, नहीं 0 डिग्री का, लेकिन मिनट्स है ना, तो उधर चला गया है उस राशि में। मिनट से चलित में इधर आ जाएगा, चलित में लगन पे आ जाएगा हाँ, तो उससे तो हाँ, उससे तो युति नहीं मानेगी। ना। बुध द्रेशकान में भी पाप कर्तरी में आ गया। हम्म, सबसे बड़ी बात है कि बुध जो है 64वां नवमांशपति भी है, और बुध जी इसके अलावा खरेज भी है, 22वें दृष्टिकोण का स्वामी भी है। इसीलिए जो बुध की महादशा इनके लिए हुई है, उसमें एक तो ऑपरेशन हो गया, बैरिएटिक सर्जरी हो गई,
डायबिटीज तो इनको बाई बर्थ है, मतलब बहुत यंग एज से है, कोई 20-21 ईयर से डायबिटीज हो गई थी। दूसरा, इनको बच्चा गोद लेना पड़ा क्योंकि अपने खुद से बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा था। इसके अलावा जो है वो हुआ इनको विटिलिगो हो गया, तो काफी परेशानियां तो इनको हुई है। लेकिन बुद्ध की बुध महादशा में आश्चर्य की बात यह है कि धन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। बुध शनि के साथ भी हो गए सर, नवमांश में भी, इधर भी और पीड़ित, ये उधर बुद्ध भी। की महादशा इनको विदेश में भी ले जाएगी, फॉरेन कंट्री की यात्रा में कराएगी। फॉरेन में थे ना इस सब, बुद्ध की महादशा के शुरुआत में ना विदेश में ही थे ये वहां थे। शिवम इसमें उसी नाइन्थ हाउस और हाँ 12th हाउस से रिलेट कर रहा है, और 8th राशि में जाके बैठा, तो ऐसा हो सकता है सर समुद्र की यात्रा भी करें, ये लंबी यात्रा करें चंद्रमा की अंतर्दशा। शिवम इसको फिर से बोलिए, मैं ऐसे सुन नहीं पाया, क्या सर कह रही मैं हो? कह रहा हूँ कि बुद्ध की महादशा है सर, यात्रा बहुत कराएगी। कारण ये है क्योंकि ये 9th फॉरेन कंट्री, 12th फॉरेन कंट्री, हम्म, और 8th राशि में बैठी है, तो अचानक से फॉरेन कंट्री, तो ना हम्म, इनका जो टूर बनेगा ना फॉरेन का, वो अचानक से बनेगा। ठीक है, और क्योंकि 8th में तो ऐसा हो सकता है कि इन बाई चांस ये बाई शिप जाए, बाई फ्लाइट ना जाते हुए, मतलब या फिर क्रूज के थ्रू ये यात्रा करें, एक होता ना एंजॉय करने के लिए। नहीं नहीं, प्लेन से गए हैं, प्लेन से गए हैं जॉब करने के लिए। ओके। मतलब पहले बांग्लादेश में थे, अफ्रीका में थे, दूसरे कंट्रीज में थे। कंट्रीज ट्रेवल को, क्वाइट है। हाँ कंट्रीज को बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन पैसा बहुत अच्छा रहा विदेश में, डॉलर इनकम रही। सर कंट्रीज इसलिए अच्छी नहीं रही ना, मरकरी वो जो बैठा है वो मार्स की राशि में बैठा, मार्स अच्छे से थोड़ी ना जाने देगा इसको, मरकरी को। बस ये सर दूसरा है कि यहाँ पे मरकरी का जो है, जैसे कि अभी जैसे स्वाति जी ने बताया 64वें नवांश का स्वामी बना जा करके, वैसे यहाँ पे ये मरकरी है सर 22वें दृश्यकाल का भी स्वामी बन गया जा करके, मतलब जबरदस्त पीड़ित हुआ जा करके, तो इसलिए इसने दशा अंतर दशा में अपना रोल काफी प्ले किया। हाँ क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया ना, पूरा जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें जी जितना भी ये नलियां हैं वो, जी या स्टमक है, ये सब बुद्ध बनाता है। बुद्ध जी को बाधा गया है, बुद्ध को बाधा गया है। जी तो सर वो इसका मतलब है कि वो बुद्ध जो है में खरीज ना, भी है और 64वें नवांश का स्वामी है, इसलिए बांधना पड़ा। पाप कर्तरी में भी आ गया, हम्म, त्रेशकान में, हम्म। नवमांश में भी शनि के साथ आ गए, और बुद्ध का 64 एक युति बन गई मंगल के साथ, क्योंकि जब जी डिस्पोजिटर एस्पेक्टिंग दी टेनेंट होता है, यानी बुद्ध जो है टेनेंट है, उसका जो राशि का नाम डिस्पोजिटर है वो मंगल है, उस पर दृष्टि दे रहा है, तो युति बन गई है मंगल और बुद्ध की। युति बन गई। ओके, तो ये जबरदस्त मरकरी वीनस सन, ये हम्म, जबरदस्त यहाँ पे पीड़ित हुए जा करके। बिल्कुल। सर और यहाँ पर सर केतु की रेमेडीज बहुत अच्छा काम करेंगी है इस चार्ट पे। क्या? सर केतु की रेमेडीज बहुत अच्छा काम करेंगी इस चार्ट पे। कौन सी रेमेडी होती है? सर वही सर, लंगड़े लूलू को खाना खिलाना सर, इस और तरीके की रेमेडीज केतुओं को, चींटे को गुड़ डालना तरीके का। अच्छा, लहसुनिया पहनना, कैट्स आई? नहीं नहीं सर, माँ लहसुनिया। माँ काली का आराधना सर होगा। अच्छा, सर रेमेडीज भी आप सर थोड़ा एक सा सजेस्ट किया कीजिए कि इसमें ये वर्क करेगा, क्योंकि हम पकड़ तो लेंगे प्रॉब्लम हर तरीके से, पर उसको फिर कंक्लूड करने के लिए एक, ठीक है। यहाँ पर सन को जैसे रेमेडी की बात करी आपने, तो यहाँ पर सन को हमको सबसे पहले हमको सन को जो है काफी स्ट्रांग हेल्थ का करना कारक, पड़ेगा। हाँ सिग्निफिकेंट हेल्थ। हेल्थ, नहीं है सही। सन को तो मैंने इसलिए लिया कि पहली चीज तो ये नेचुरली जो है सन जो इम्यूनिटी का कारक हो गया, जैसे सर ने बताया कि लग्नेश और सूर्य बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तब जाकर उसकी सेफ्टी हो पाती है। और तो सन को हमें करना चाहिए, जो कि एक तो उस तरह से करना चाहिए, दूसरा यहाँ पे सन जो है वीनस और केतु की वजह से पीड़ित भी है, तो इस वजह से भी करना चाहिए। तो सन को करना चाहिए और वीनस को करना चाहिए, और मरकरी की कंबस्ट रेमेडी। वीनस को कैसे कर सकते हैं सर हम? कंबस्ट वीनस जैसे बहुत लोगों का होता है, तो तो इसको उसको, मैडम इसको भी ये कर लग्नेश हो सकते हैं। गया, हाँ कंबस लग्नेश वीनस सर के सर लिए, बताएं सर बताएं सर बताएं। देखो स्वाति, जो कंबस वीनस के लिए ना व्यक्ति को
ये बोला जाता है अगर कोई लेडी है तो वो वैभव लक्ष्मी का फास्ट रखे, संतोषी माता का फास्ट रखे, देवी का अर्गला स्तोत्र पढ़े, देवी का कवच पढ़े, 10 महाविद्याओं की पूजा करे। अतः शुक्र के खुद के मंत्र किए जा सकते हैं, शुक्र के वैदिक मंत्र हो सकते हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि शुक्र की पूजा करें या चंद्र की पूजा करें, शुक्र हमेशा बलवान होता है। तो अगर चंद्रमा की भी पूजा करे, सोमवार का भी व्रत रखे, चंद्रमा के मंत्र भी करे, या दूध का जो है खीर का इन सब का दान करे, तो भी शुक्र बलवान होता है। चंद्रमा को बलवान करोगे तो शुक्र बलवान होगा, शुक्र को बलवान करोगे तो चंद्र बलवान। ये ओके। जैसे शुक्र मंगल भी की पूजा जैसे मंगल की पूजा करने से क्या होता है कि मंगल बलवान होता है, साथ में शनि का भी प्रकोप हटता है। आधी नस्त है वैसे भी सर, शनि मंगल मंगल देव। हाँ, तो अब रखते हैं फिर। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, एक्सीलेंट। हाँ एक सर, ये छोटा सा क्लास सवाल बहुत बस। इंटरेस्टिंग हो रही है सर। हम्म प्रैक्टिस से बहुत मिस करने का भी मन नहीं करता, और प्रैक्टिस से बहुत हेल्प हो रही है सर, बहुत हाँ नहीं, क्लैरिटी। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो कह रही है। सर एक और छोटा फिर सा हाँ छोटा सा बताइए, सवाल संजय था बताइए, सर। बोलिए। सर जैसे अभी शिवम ने बताए थे कि जैसे ट्रैवल वगैरह, फॉरेन ट्रैवल वगैरह देखने से 12th वगैरह 9th से, जैसे विद इन ए कंट्री, जैसे एक टाउन को छोड़ के किसी दूसरे टाउन पे एज एजुकेशन के लिए चले जाना या जॉब के लिए चले जाना लंबे टाइम के लिए, तो उसको कैसे मतलब कौन सी ग्रह या कौन सी भाव वगैरह थोड़ा देखिए, सा जो बता। एजुकेशन के लिए जाना होगा तो 9th हाउस, इसमें जो है ना, जो 5th हाउस होता है, और 5th से 5th 9th हाउस, पांचवा पांचवा जो है वो हाउस देखा जाता है, एजुकेशन के लिए होता है। और पांचवे से पांचवा नवम होता है। अगर नवम भाव ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है पंचम से, और द्वादश भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है, तो आदमी विदेश जाके पढ़ाई कर ये। विद इन सिटी सर, विद इन जैसे होम टाउन को छोड़ करके दूसरे टाउन पे, मतलब अपने ही कंट्री के अंदर टाउन में जाना, किसी दूसरे टाउन, जैसे सपोज दैट किसी मुंबई से दिल्ली आ गया, इस तरीके से, तो वो तो भी ये अगर एज अ शॉर्ट ट्रैवल है। ये देखो, आपकी शॉर्ट जर्नी हुई जो शॉर्ट कि शॉर्ट थर्ड हाउस जर्नी से का जो गवर्न है हुई ना, है, शॉर्ट जर्नी का देखिए, थर्ड पहले हाउस तो से। 3rd हाउस से आता है। जो भी शॉर्ट में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 3rd हाउस के इन्वॉल्वमेंट से आता है। चाहे चलिए। वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए भी जा रहे हैं तो। अब इसमें देखिए शिवम जी, हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं इसको सर अगर मैं माफी चाहूंगा, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हम्म शॉर्ट जर्नी देखो आप थर्ड हाउस से, उससे आगे की जर्नी आपको देखनी है तो आप 9th हाउस में आ जाओ, फॉरेन में जाना है 12th में चले जाओ। 9th हाउस जो है विद इन एजुकेशन। टाउन। यार संजय, हम अपने ना कोर्स से अलग बात इसलिए नहीं करते, जी जी क्योंकि जी। ज्योतिष में ना, आप समझे नहीं है, हमारे 30 स्टूडेंट हैं। अगर वो हर एक एक क्वेश्चन कोई पूछने लगेगा जो कि हमारे सब्जेक्ट मैटर से बाहर का होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम तो कभी अपने कोर्स को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। हम तो इधर उधर ही जो है थपेड़े मारते रहेंगे। ज्योतिष में तो इतना कुछ सीखने के लिए है। आप ये समझिए कि लोग, आज मुझे 35 साल हो गए ज्योतिष का अध्ययन करते, अभी भी मैं अपने आप को लर्निंग कर्व पे मानता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज 35 चलिए वर्ष सर, का अध्ययन एज करते हुए एंड भी पूछा। मैं जो है अपने आप को लर्निंग कर्व पे मानता हूँ, कि अभी भी मैं एक विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब कल की क्लास में मिलाकर खुश रहिए। जी थैंक सर, नमस्कार।